हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजस्थान पुलिस के सिलेबस के अंदर महिला तथा बाल विकास हम शुरू कर चुके हैं और हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने सिलेबस के बारे में जाना तथा कौन कौन से कानून हमारे सिलेबस के अंदर है, हमने उन सब के बारे में जाना था। आज हम महिला अपराध के बारे में पहला कानून, जिसका नाम है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ये करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए हम सीधा टॉपिक के ऊपर आते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। जैसा कि मैंने कल की क्लास के अंदर भी बताया था कि हमारे लिए सबसे पहले तो जो हमारे कानून हैं उन कानून का नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है सीधा हमारा कानून ही क्वेश्चन के अंदर आ जाए। क्वेश्चन इस हिसाब से आ सकता है कि राजस्थान भारत सरकार के द्वारा घरेलू हिंसा को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया है उस कानून का नाम क्या है। तो पूरा नाम हमें लिखना होगा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूं। जो इस तरह के शब्द हमें दिए जाते हैं ये शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें संरक्षण लिखा हुआ है, कई कानून के अंदर निवारण लिखा होता है, कई कानून के अंदर रोकथाम लिखा होता है, कई कानून के अंदर विनियमन लिखा होता है, कई कानून के अंदर प्रतिषेध लिखा होता है। इस तरह की अलग अलग शब्दावली अलग अलग कानून के अंदर हमें देखने को मिलती है और हमारे पास यही जो शब्द है ये इंपॉर्टेंट होता है। बाकी शब्द तो आप बड़ी आसानी से पहचान जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये जो शब्द है रियल में क्या लिखा हुआ है, आपको उस शब्द को बड़े गौर से देखना है और कानून का नाम अच्छे से आपको याद होना चाहिए। न केवल कानून का नाम, साथ ही साथ आपको कानून के आगे लिखा हुआ सन, ये वो सन होता है जिस सन के अंदर कानून पारित किया जाता है। पार्लियामेंट जिस सन के अंदर कानून पारित करती है वो सन यहाँ पे लिखा होता है। तो ये कानून पारित कब किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा? भाई 2005 के अंदर पारित किया गया था, सितंबर 2005 में पारित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कोई भी कानून लागू कब हुआ था। कोई भी कानून, जितने भी हम 11 कानून देखेंगे, हर कानून के हम लागू होने की डेट भी हम देखेंगे और एक आधा क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, या तो पारित होने के साल से, या अधिनियम के नाम से, या लागू होने की तारीख से। तो यदि हम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के लागू होने की बात करते हैं तो ये लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006। ध्यान से देखना, यहाँ पे 2006 और वहां पर 2005 है। पारित पहले हो जाता है, लागू तब होता है जब भारत सरकार नियम बना देती है और नियम बनाने के बाद उसको भारत सरकार पूरे देश में लागू कर देती है। तो पूरे देश के अंदर ये 26 अक्टूबर 2006 से ये लागू हो गया था। ये लागू होने की बात थी और ये पारित होने की बात थी। अब हम थोड़ा सा एक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसा नाम से लिखा हुआ है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। सबसे पहले तो ये एक्ट किसके लिए बनाया गया है भाई? संरक्षण करने के लिए बनाया गया है, बचाव करने के लिए बनाया गया है। किसका बचाव करना है? महिलाओं का बचाव करना है। और किससे बचाव करना है भाई? घरेलू हिंसा से। तो हमारे लिए यहाँ जानने की जरूरत ये है कि घरेलू हिंसा क्या होती है और महिलाओं का हम इससे बचाव कैसे कर रहे हैं। ये बातें हमारे लिए जाननी जरूरी है। तो यदि कोई भी कानून बनता है तो सबसे पहले उस कानून का उद्देश्य देखा जाता है। उद्देश्य क्या है बनाने का, ऑब्जेक्टिव क्या है? उद्देश्य और कुछ नहीं होता, जो कानून का नाम दिया जाता है वही हमारा उद्देश्य होता है। कानून के नाम से हमें क्या पता चल रहा है भाई? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण करना, यही तो उद्देश्य रहा होगा कि जो घरेलू हिंसाएं होती है, घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना। इससे अलावा और क्या उद्देश्य होगा? तो यदि मैं कानूनी भाषा के अंदर बात करूं और साधारण भाषा के अंदर बात करूं तो मैं इस उद्देश्य को 3 भागों के अंदर बांट सकता हूं। पहला उद्देश्य तो हमारे पास भाई घरेलू हिंसा को रोकना, क्योंकि घरेलू हिंसा से बचाया जा रहा है। कैसे बचाया जाएगा? रोक के ही बचाया जाएगा ना। तो पहला हिस्सा तो पहला हमारा उद्देश्य है वो तो क्या है भाई? घरेलू हिंसा को रोकना। घरेलू हिंसा को रोकना। घरेलू हिंसा क्या होती है थोड़ी देर के बाद हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लो कि घर की 4 दीवारी के भीतर होने वाली हिंसा क्या कहलाती है? घरेलू हिंसा। अभी के लिए इतना काफी है, पूरे हम डिटेल के अंदर देखेंगे घरेलू हिंसा क्या होती है। इसका दूसरा उद्देश्य हमारे पास क्या है? दूसरा है महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना। महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, ये हमारे पास इसका दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य, जिस भी हम एक्ट की बात करेंगे हर एक्ट के अंदर लास्ट में उद्देश्य होता है जो ऊपर लिखी गई बातें हैं 1 तथा 2, इसके बारे में नियम बनाना। क्या बनाना भाई? इसके बारे में नियम बनाना। घरेलू हिंसा को कैसे रोकेंगे हम?
या महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हम कैसे करेंगे, इसके बारे में नियम बनाना भी हमारे इस एक्ट का क्या है भाई, उद्देश्य है। तो उद्देश्य 3 है। हो सकता है सीधा उद्देश्य पे ही क्वेश्चन आ जाए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य घरेलू हिंसा को रोकना, दूसरा उद्देश्य महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, तथा तीसरा उद्देश्य क्या है भाई, 1 तथा 2 जो लिखा हुआ है इनके बारे में नियम बनाना, कानून बनाना। यही हमारा घरेलू हिंसा वाला जो एक्ट है उस एक्ट का उद्देश्य था। अब हम चर्चा करते हैं इस एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। बहुत छोटा एक्ट है भाई, ज्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, केवल 37 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं भाई? कुल 37 धाराएं हैं। हो सकता है यहां से क्वेश्चन आ जाए, ज्यादा आपकी धाराओं से क्वेश्चन आने की उम्मीद कम होती है, क्योंकि आपको नहीं वकील बनाया जाना है, नहीं आपको जज बनाया जाना है, आपको पुलिस अधिकारी बनाया जाना है, पुलिस कर्मचारी बनाया जाना है। तो उसके अंदर धाराओं से आपको क्या लेना देना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर भी यदि मैं धाराएं नहीं बताऊंगा आपको यार कुछ बताया ही नहीं, ठीक है ना। तो आप याद करना चाहते हो तो याद कर सकते हो। कुल कितनी धाराएं हैं भाई इसके अंदर? 37 धाराएं हैं। जो हम कानून पढ़ते हैं ना, या जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानून के अंदर कुछ कुछ समानता होती है। क्या समानता होती है भाई? जितने भी कानून हम पढ़ेंगे, 11 के 11 कानून पढ़ेंगे, उनके अंदर धारा नंबर 1 हमेशा एक ही बात कहेगी, और धारा नंबर 2 जो है वो हमेशा एक ही बात कहेगी। क्या बात कहती है? किसी भी कानून की आप धारा नंबर 1 उठा के देखना, उसके अंदर लिखा गया है भी इसका संक्षिप्त नाम क्या है। दूसरा, ये जो एक्ट हम लिख रहे हैं इसका विस्तार कहां तक होगा। और तीसरी बात कहती है ये एक्ट लागू कब होगा या प्रभावी कब होगा, प्रभाव के अंदर कब आएगा। ये तीनों बातें लिखी होती है। तो हमारे इस एक्ट की पहली धारा के अंदर भी यही लिखा है, इसका संक्षिप्त नाम क्या है, इसका विस्तार कहां तक है, और इसके लागू होने की तारीख क्या है। तो संक्षिप्त नाम की यदि बात करूं तो नाम तो इसका यही है भी, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। विस्तार की यदि हम बात करें तो हो सकता है आपके पास जो कानून हो या आपके पास जो किताब हो उसके अंदर लिखा हो जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत पर, हो सकता है आपकी किताब में ऐसा लिखा हो। लेकिन आपको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर जब तक 370 धारा प्रभावी थी तब तक तो क्या है, भारत सरकार के द्वारा बनाए गए कानून वहां पर लागू नहीं होते थे। लेकिन जैसे ही धारा 370 को निष्क्रिय किया गया है, उसके कुछ प्रावधानों को निष्क्रिय किया गया है, उसके बाद से भारत के सरकार द्वारा बनाया गया हर कानून कहां लागू होता है भाई, जम्मू कश्मीर के ऊपर भी लागू होता है। तो अब हम जो 11 कानून पढ़ेंगे सारे के सारे कानून संपूर्ण भारत पर लागू होते हैं। यदि अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका उत्तर क्या होगा भाई, सारे के सारे कानून कहां लागू होते हैं, संपूर्ण भारत के ऊपर लागू होते हैं। और लागू कब हुआ था, लागू होने की डेट क्या थी, मैं आपको बता चुका हूं। कब लागू हुआ था भाई, 26 अक्टूबर 2006। मैंने कल भी आपके साथ जिक्र किया था, आज फिर आपको बता देना चाहता हूं। यदि आप वास्तव में इन क्लासेस का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप पेन तथा कॉपी लेके बैठिएगा। जो कुछ मैं इस पैनल के ऊपर लिख रहा हूं आप हर एक शब्द को अच्छे से लिखते जाइएगा, या जो कुछ मैं बोल रहा हूं और मैं लिखने से वंचित कर जाता हूं तो आप यदि लिख सकते हो तो मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को भी आप लिखने की कोशिश कीजिए। अपने नोट्स को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, इतने अच्छे नोट्स बना लो, इतने अच्छे नोट्स मैं आपके बनवा दूंगा कि एग्जाम टाइम से पहले यदि आपने 2 से 3 बार यदि उन नोट्स को पढ़ लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 10 में से 9 या 10 नंबर आप पक्का लेके आओगे। तो नोट्स जरूर बनाइएगा। केवल वीडियो को देखते रहना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि बार बार वीडियो देखना टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम खराब करना होता है। बार बार वीडियो मत देखना, वीडियो केवल एक बार देखो, उसके बाद उसके जो आपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, जितनी बार आप याद कर, जब तक आपको याद नहीं होता तब तक आप पढ़ो। तो नोट्स जरूर बनाओ। साथ ही साथ यदि कोई आपके दोस्त हैं जो महिला तथा बाल अपराध के बारे में क्लासेस ढूंढ रहे हैं या उनको अच्छा टीचर अभी तक नहीं मिला है तो आप उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और यदि आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर सकते हो तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम वापस से आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। धारा नंबर 1 के अंदर क्या लिखा होता है, हर एक्ट के अंदर यही लिखा होगा। और धारा नंबर 2 के अंदर हर एक्ट में लिखा होता है परिभाषा। किस चीज की परिभाषा? वे शब्द जिनका उपयोग हम बार बार हमारे कानून के अंदर करने वाले हैं। जो हमने एक्ट पढ़ा है कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनका बार बार उपयोग हम हमारे कानून के अंदर करेंगे, तो उन शब्दों का मतलब क्या है, उन मतलब को यहाँ पे बताया जाता है। हो सकता है 2 परिभाषाएं हो, 3 परिभाषाएं हो, जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको इस हिसाब से लिख दिया जाता है। 2A 2B 2C आगे तक जारी रहता है। यदि हिंदी में बात करूं तो क्या लिखा जाएगा, 2 कै 2 खै 2 गै।
इस एक्ट के अंदर यदि हम देखें तो लगभग 20 परिभाषाएं आपको दी गई हैं। 2T तक लास्ट के अंदर आपको परिभाषा दी गई है। 20 परिभाषाएं आपको दी गई हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग या हमारे जो एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें 20 की 20 परिभाषाएं याद नहीं करनी, हमें बहुत कम परिभाषाएं 5, 6 या 7 परिभाषाएं मैं याद करवाऊंगा आपको। दूसरा, मैं परिभाषाएं आपको अभी के अभी नहीं बताऊंगा, अभी 2A में क्या लिखा गया है, 2B में क्या लिखा है, 2C में क्या लिखा है, मैं ऐसा आपके साथ नहीं करूंगा। हम परिभाषाएं पढ़ेंगे जब हम कानून को पढ़ रहे होंगे, उस कानून के बीच में जब हमारे पास वो शब्द आएगा, हम उस शब्द को देखने के लिए हम परिभाषा के पास आएंगे और तब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी परिभाषा कहाँ लिखी गई है और इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको धारा 2 में नहीं बता रहा। और रही बात 37 धाराएं हैं, तो क्या हमें 37 की 37 धाराएं पढ़नी है? हमें 37 की 37 धाराएं भी नहीं पढ़नी। हम कुछ एक धाराएं पढ़ेंगे, केवल वो धाराएं पढ़ेंगे जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। भाई फालतू अगर कुछ पढ़ना है तो कितना भी पढ़ते रहो, उसका कुछ मतलब नहीं बनता। हम केवल एग्जाम का एक फायदा वो होता है, कंपटीशन जब आप लड़ते हो ना, तो कंपटीशन में आप कामयाब केवल तभी हो सकते हो जब आपको ये पता हो कि क्या नहीं पढ़ना। भी ये एक्ट है, जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण जो है ना, ये एक्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इतनी बड़ी किताब है, इसके अंदर 37 धाराएं लिखी हुई है। यदि हम आरजीएस की तैयारी करते हैं तो इसको पूरे को पूरा पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैं आपको राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस है वो करवाने वाला हूं। तो राजस्थान पुलिस के अंदर यदि पूरे का पूरा एक्ट पढ़ाऊं तो पूरे का पूरा एक्ट भी पढ़ा सकता हूं। 5 दिन, 10 दिन या 10 घंटे की क्लास मुझे लगानी पड़ेगी, तो उसका कोई फायदा नहीं बनता है, क्योंकि उतना गहराई से हमारे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एक कंपटीशन के अंदर ये चीज हमें जरूर देखनी चाहिए कि हमें क्या छोड़ना है, जिसको हम अच्छे से छोड़ सकते हैं, और जहां से क्वेश्चन नहीं बनना हमारे एग्जाम के लिए, वो जानना हमारे लिए जरूरी है। क्या पढ़ना है, जो छोड़ दिया उसके अलावा जो बचा है हमें केवल वही पढ़ना है। तो मैं केवल आपको यहाँ पे वो धाराएं बताऊंगा इस एक्ट की जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अब हम इस एक्ट को शुरू करने जा रहे हैं, और उसको शुरू करने के लिए पहले मैं आपको थोड़ी सी 2-3 परिभाषाओं से आपको जानकारी करवाना चाहता हूं। कौन कौन सी परिभाषाएं, या पहले आप देखो घरेलू हिंसा होती कैसे है, थोड़ा सा उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम परिभाषाओं के ऊपर आएंगे। घरेलू हिंसा किसके साथ होगी भाई? महिला के साथ। मान लो एक महिला है, सपोज करो एक महिला है, घरेलू हिंसा है मतलब घर की महिलाओं के साथ ही हो सकती है, दूसरी महिला के साथ नहीं हो सकती। तो ये जो महिला है ये घर के अंदर रहती है, और किसके साथ रहती है भाई? सपोज करो एक पुरुष के साथ रहती है। एक महिला घर के अंदर रहती है, किसके साथ रहती है भाई? एक पुरुष के साथ रहती है। और ये जो पुरुष है ये इस महिला के साथ क्या करता है भाई? मारपीट करता है। इसके साथ क्या करता है? मारपीट करता है, या इसका उत्पीड़न करता है, किसी तरह से उसको परेशान करता है, किसी तरह से उसको तंग करता है। तो घरेलू हिंसा के अंदर केवल यही चीजें होगी, एक महिला होगी, एक उसको तंग करने वाला कोई व्यक्ति होगा, उसको तंग किया जाएगा, तथा कहां किया जाएगा भाई? घर के अंदर किया जाएगा। यही सब स्ट्रक्चर हमारे पास घरेलू हिंसा के अंदर होगी। ये बात मैंने आपको बड़ी साधारण भाषा के अंदर कही है, लेकिन यदि कानून की भाषा के अंदर देखें तो ये जो महिला है, इस महिला को कोई नाम दिया गया है। ये जो पुरुष है, इस पुरुष को कोई नाम दिया गया है, और ये घर के अंदर रहती है, घर के अंदर रहने को भी कोई नाम दिया गया है, और जिस घर के अंदर रहती है उस घर को भी एक नाम दिया गया है, और जो मारपीट करता है या तंग करता है उसको भी एक नाम दिया गया है। कानूनी भाषा में क्या क्या नाम दिए गए हैं? जो महिला है, जिसको तंग किया जा रहा है, जिसके साथ हिंसा की जा रही है, उसको कहा गया है व्यथित व्यक्ति, एग्रीव्ड पर्सन। क्या कहा गया है भाई? व्यथित व्यक्ति। जो व्यक्ति हिंसा कर रहा है उस व्यक्ति को कहा गया है प्रत्यर्थी। भाई ये नाम है, याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना, कानूनी नाम है, याद करने ही पड़ेंगे। घर के अंदर रहने के लिए मैंने तो सीधा लिख दिया घर के अंदर रहती है, लेकिन इसको नाम दिया गया है घरेलू नातेदारी। क्या नाम दिया गया भाई? घरेलू नातेदारी। और जिस घर के अंदर रहती है उस घर को नाम दिया जाता है साझा गृहस्थी। क्या नाम दिया जाता है भाई? साझा गृहस्थी। और जो मारपीट की जाती है, जो तंग किया जाता है, उस मारपीट करने को या तंग करने को नाम दिया जाता है घरेलू हिंसा।
बिल्कुल साधारण शब्दों के अंदर बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। एक महिला जिसके साथ मारपीट की जाती है उसे कहा जाता है व्यथित व्यक्ति। वह व्यक्ति जो मारपीट करता है उसे कहा जाता है प्रत्यर्थी। जिस घर के अंदर रहते हैं या आपस के अंदर रहते हैं उस रिश्तेदारी को क्या कहते हैं? घरेलू नातेदारी। और जिस घर के अंदर रहते हैं उसे कहते हैं साझा गृहस्थी। तथा जो तंग किया जाता है, मारपीट किया जाता है, उसका नाम क्या है भाई? घरेलू हिंसा। अब हमारी एक्ट के अंदर कहां कहां लिखा गया है? मैंने आपको कहा था अभी कि धारा नंबर 2 हमारे पास है जो परिभाषाओं को बताती है, परिभाषाएं जिसके अंदर लिखी गई हैं। तो यदि मैं देखता हूं व्यथित व्यक्ति की परिभाषा कहां लिखी गई है, तो हमारे पास धारा 2A के अंदर, या धारा 2 हिंदी में लिखूं तो 2 के अंदर हमें बताया गया है व्यथित व्यक्ति कौन होगा। इसी तरह से यदि मैं प्रत्यर्थी की बात करता हूं तो हमें हमारे एक्ट की धारा 2 और हिंदी के अंदर यदि बात करूं तो 2 इसके अंदर हमें बताया गया है कि प्रत्यर्थी कौन होगा। इसी तरह से यदि मैं घरेलू नातेदारी की यदि मैं बात करता हूं तो घरेलू नातेदारी हमें हमारे एक्ट की धारा 2F के अंदर बताया गया है। हिंदी में बोलूं तो 2 के अंदर हमें बताया गया है कि घरेलू नातेदारी क्या होती है। और इसी तरह से यदि मैं बात करता हूं साझा गृहस्थी की बात करता हूं तो हमारे इस एक्ट की धारा 2S या 2 या धनुष, इसके अंदर बताया गया है हमें कि साझा गृहस्थी क्या होती है। और यदि घरेलू हिंसा की हम बात करें, घरेलू हिंसा हमारे पास अलग से डिफाइन की गई है भाई। और इसके लिए जो धारा है धारा 3 के अंदर हमें बताया गया है घरेलू हिंसा क्या होता है। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, कोशिश करो मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करो और मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश करो। महिला को क्या बोलते हैं? व्यथित व्यक्ति। कहां समझाया गया है? 2A के अंदर। पुरुष को क्या बोलते हैं? प्रत्यर्थी। कहां समझाया गया है? 2Q के अंदर या 2 के अंदर। जो इनके बीच में रिश्ता है उस रिश्ते को क्या कहते हैं? घरेलू नातेदारी। 2F में या 2 में समझाया गया है। जिस घर के अंदर रहते हैं उसे कहते हैं साझा गृहस्थी। 2S या 2 के अंदर समझाया गया है। और जो घरेलू हिंसा है उसको कहां समझाया गया भाई? धारा नंबर 3 के अंदर समझाया गया है। अब मैं थोड़ा और आगे जाता हूं, बताता हूं कि व्यथित व्यक्ति किसे कहा गया है, प्रत्यर्थी किसे कहा गया है, घरेलू नातेदारी किसे कहा गया है। क्योंकि इनकी परिभाषा दी गई है ना, तो इस परिभाषा में क्या लिखा गया है भी? व्यथित व्यक्ति कौन हो सकता है? सबसे पहले इसकी हम चर्चा करते हैं। व्यथित व्यक्ति कौन हो सकता है? जैसे कि एक्ट के नाम के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा गया भी? महिलाओं का संरक्षण। तो डेफिनेटली जो व्यथित व्यक्ति है या जो पीड़ित व्यक्ति है वो केवल और केवल महिला हो सकती है। महिला के अलावा और कोई नहीं हो सकता। पुरुष नहीं हो सकता। पुरुष के साथ घरेलू हिंसा नहीं हो सकती हमारे इस एक्ट के तहत। हमारा ये एक्ट कहता है घरेलू हिंसा केवल किसके साथ होती है भाई? महिलाओं के साथ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले व्यथित व्यक्ति हमारे पास कौन होगा भाई? नंबर 1 व्यथित व्यक्ति की पहचान हमारे पास है केवल और केवल क्या होगा भाई? महिला। केवल और केवल क्या होगा? महिला। अब महिला की यदि बात है तो महिला किसी भी उम्र की हो सकती है। भारतीय दंड संहिता के अंदर बताया गया है महिला हमारे लिए कौन है? किसी भी उम्र की यदि लड़की है तो उसको हम महिला कहेंगे। चाहे वो जन्म लेती लड़की है, चाहे वो 90 साल की, 100 साल की, 150 साल की महिला है, सभी को हम क्या कहेंगे भाई? महिला कहेंगे। तो यहाँ पर लिखा है केवल महिला। इसका मतलब क्या है? महिला हो सकती है, लेकिन उम्र नहीं बताया, किसी भी साल की हो सकती है। तो मैं आपको बता देता हूं ये अविवाहित भी हो सकती है और ये विवाहित भी हो सकती है, दोनों ही हो सकता है भाई। जैसे ही हम घरेलू हिंसा को पढ़ते हैं ना, इस नाम को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आता है भी घरेलू हिंसा शायद विवाहित महिला के साथ ही होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। घरेलू हिंसा अविवाहित लड़की के साथ भी हो सकती है। विवाहित की हम बात करें तो उसका पति उसको पीटता होगा, उसका सास उसको पीटती होगी, या उसके ससुर, उसको देवर जेठ या उसके ससुराल वाले कोई भी हैं वो उसको पीटते होंगे, ये तो हमें समझ आता है। लेकिन यदि अविवाहित की हम बात करें तो ये भी तो हो सकता है ना कि कोई एक लड़की है, उसकी जो माँ है उसकी माँ की डेथ हो गई, उसकी पापा ने दूसरी शादी कर ली, उसकी सौतेली माँ है, तो उसकी जो सौतेली माँ है वो भी तो उस लड़की के ऊपर अत्याचार कर सकती है, या उसका जो सौतेला भाई है वो उसके साथ अत्याचार कर सकता है, या उसके चाचा ताया जो है वो उसके साथ अत्याचार कर सकते हैं। ठीक है ना। तो घरेलू हिंसा विवाहित महिला के साथ ही होती है ऐसा जरूरी नहीं है। घरेलू हिंसा विवाहित महिला के साथ भी हो सकती है और अविवाहित महिला के साथ भी हो सकती है। तो
प्रत्यर्थी जो व्यथित महिला है वो हमारे पास पहला क्या है भाई, महिला होगी। किस उम्र की महिला होगी, किसी भी उम्र की महिला हो सकती है, विवाहित भी हो सकती है, और दूसरा क्या हो सकता है भाई, अविवाहित भी हो सकती है। दूसरी बात, कौन सी महिला, ऐसी महिला जो प्रत्यर्थी, अब आपको प्रत्यर्थी पता है कौन है, जो व्यक्ति हिंसा कर रहा है, ऐसी महिला जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी के अंदर रह रही है। घरेलू महिला जो ये है ना, आप पूरा ही लिख लो, ऐसी महिला जो भी प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में हो। अब प्रत्यर्थी कौन है आपको पता है, प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में हो। घरेलू नातेदारी क्या होती है हम समझेंगे 2F के अंदर की घरेलू नातेदारी क्या होती है। अभी के लिए इतना काफी है, जो घर के रिश्ते होते हैं उन्हें को हम क्या कहते हैं, घरेलू नातेदारी कहते हैं। पहली बात तो क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है अभी, प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी के अंदर, अर्थात घरेलू हिस्सा जो है ना केवल उस महिला के साथ हो सकती है जो उस व्यक्ति के साथ घरेलू नातेदारी के अंदर रह रही है। मान लो एक आदमी है, वो अपने पड़ोस की किसी महिला के साथ यदि मारपीट करता है तो उसे घरेलू हिंसा नहीं कहेंगे। वो अपने घर की जो घरेलू नातेदारी के अंदर उसके साथ महिला रह रही है उसके साथ मारपीट करता है ना, तभी हम उसको क्या कहेंगे, घरेलू हिंसा कहेंगे। या सपोज करो एक आदमी है, उसके घर में क्या भी कोई नौकरानी आती है डेली झाड़ू पोछा करने के लिए, काम करने के लिए, कोई उस लड़की उसके घर में आती है, और यदि उस लड़की के साथ भी किसी तरह का अत्याचार किया जाता है तो उसको भी हम घरेलू हिंसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो लड़की जो है वो उसके पास काम करने के लिए आ रही है, ठीक है ना, वो उसके साथ घरेलू नातेदारी के अंदर नहीं रह रही है। घरेलू नातेदारी क्या है हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए हमने दो बातें जान ली। व्यथित महिला कौन होगी, नंबर 1 वो महिला होनी चाहिए, किसी भी उम्र की हो। नंबर 2 वो महिला प्रत्यर्थी के साथ कहाँ रहनी चाहिए भी, घरेलू नातेदारी के अंदर रहनी चाहिए। और तीसरा, उस महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई हो, उस महिला के साथ क्या हो भाई, घरेलू हिंसा हुई हो, घरेलू हिंसा हुई हो, तो ऐसी महिला को हम क्या कहेंगे, व्यथित व्यक्ति। ऐसी महिला को क्या कहेंगे भाई, व्यथित व्यक्ति। तो व्यथित व्यक्ति की परिभाषा कानून के अंदर क्या लिखी गई है, ऐसी महिला जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी के अंदर रहती है तथा जो घरेलू हिंसा के होने का भी कथन करती है, क्या कहलाती है भाई, व्यथित व्यक्ति कहलाती है। उसी बात को मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर आपके सामने लिख दिया। महिला होनी चाहिए, प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी के अंदर होनी चाहिए तथा जिसके साथ क्या भाई, घरेलू हिंसा हुई होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यथित व्यक्ति कहेंगे। पहली बात खत्म होगी हमारे पास। अब हम इधर आ जाते हैं भाई, अब हम देखते हैं प्रत्यर्थी क्या है। डिफाइन कहां किया गया है भाई, 2Q के अंदर, 2 के अंदर डिफाइन किया गया है प्रत्यर्थी। तो प्रत्यर्थी कौन होगा, इसमें लिखा गया है कोई पुरुष। यदि हम कानून के अंदर देखते हैं, जो 2005 का कानून था, उस कानून के अंदर लिखा हुआ था कोई पुरुष, इसका मतलब था वह घरेलू हिंसा जो कर सकता है केवल पुरुष ही कर सकता है। लेकिन ये लिखा हुआ था 2005 के अंदर, जो 2005 का हमारा एक्ट था उसके अंदर लिखा हुआ था कोई पुरुष ही क्या कर सकता है, वे घरेलू हिंसा कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास 2016 के अंदर एक केस गया था, और उस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि भाई जरूरी नहीं है कि पुरुष ही घरेलू हिंसा करे, महिला भी घरेलू हिंसा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जरूरी नहीं है। जैसे मैंने बात की भी, एक जो लड़की है उसकी जो सौतेली माँ है वो भी उसको परेशान कर सकती है, तो पुरुष तो नहीं है। यह एक लड़की है जिसकी शादी होगी, उसकी सास, उसकी ननद, उसके जेठानी, उसकी देवरानी, वो भी उसको क्या कर सकती है भी, परेशान कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का यही विचार था कि केवल पुरुष ही घरेलू हिंसा कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया 2016 के अंदर, ज्यादा पुराना नहीं है, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि कोई भी व्यक्ति वो चाहे क्या हो भाई, महिला हो चाहे पुरुष हो। तो अब का जो डिसीजन हमारे पास है, या आज की जो स्थिति है, उसके अंदर प्रत्यर्थी कौन हो सकता है भाई, पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे व्यक्ति शब्द यूज किया है। व्यक्ति कानून की भाषा के अंदर, या इंग्लिश में बोले तो पर्सन होगा, हिंदी में व्यक्ति होगा। व्यक्ति
महिला को भी कहते हैं और पुरुष को भी कहते हैं। व्यक्ति दोनों के लिए साझा शब्द है। कहीं भी व्यक्ति लिखा हुआ आता है ना, तो उसका मतलब पुरुष और महिला दोनों होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्यथित व्यक्ति लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बात तो महिला की हो रही है ना, तो व्यक्ति के अंदर पुरुष और महिला दोनों आते हैं। जैसे इंग्लिश में आपने पर्सन सुना है ना, पर्सन, तो पर्सन के अंदर क्या आते हैं, सारे आ जाते हैं। तो आपने हिंदी में भी हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सीता है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये आप अच्छे से जानते हो। तो आज की जो स्थिति है वो हमें क्या कहती है, प्रत्यर्थी कौन हो सकता है भाई, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे महिला हो चाहे कौन हो, पुरुष हो। और ये किसने कहा है भाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था। कब कहा था, 2016 के अंदर। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति जो व्यथित व्यक्ति के साथ, अब आपको ये पता है व्यथित व्यक्ति कौन है, महिला है, जो व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू नातेदारी के अंदर रहे, जो व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू नातेदारी में रहता हो। और तीसरी बात, जिस पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगा हो, जिसके ऊपर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगा हो, उसे हम क्या कहेंगे भाई, प्रत्यर्थी कहेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है व्यथित व्यक्ति किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा कहां दी गई है। आपसे पूछा जा सकता है प्रत्यर्थी किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या है। यदि मैं पूरी परिभाषा को एक साथ लिखूं, मैंने यहाँ 3 पॉइंट लिख दिए, यदि एक साथ बोलूं तो क्या होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू नातेदारी के अंदर रहता है तथा जिसके ऊपर व्यथित व्यक्ति ने घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया हो, या जिसके खिलाफ, ठीक है ना, आरोप लगाना। या जब भी हम कोर्ट के अंदर जाते हैं ना, तो कोर्ट के पास जाते हैं तो हम कोर्ट से कुछ रिलीफ मांगते हैं कि हमें कुछ मदद मिले, हमें न्याय मिले। तो कोर्ट से मांगा गया न्याय कहलाता है अनुतोष मांगना। तो आपको कानून के अंदर ऐसा भी लिखा जा सकता है, जिस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में अनुतोष मांगा गया हो, हम कहते हैं न्याय मिले हमें, तो कोर्ट के द्वारा जो न्याय मांगना है उसे हम कहते हैं अनुतोष मांगना। तो ये भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है, ठीक है ना। तो कानूनी शब्द है, लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको समझ होनी चाहिए इस शब्द की। तो 2 परिभाषाएं हमने देख ली। पहली परिभाषा व्यथित व्यक्ति कौन है, और दूसरी परिभाषा हमने देख ली प्रत्यर्थी कौन है। अब दोनों के अंदर ही एक शब्द बड़ा कॉमन है, क्या लिखा हुआ है भाई, घरेलू नातेदारी के अंदर होना चाहिए। इधर भी क्या लिखा हुआ है, घरेलू नातेदारी के अंदर होना चाहिए। ये घरेलू नातेदारी क्या है, हम इसको भी समझ लेते हैं। इसको समझे बिना तो ये भी हमारा समझा हुआ बेकार है, वो भी हमारा समझा हुआ बेकार है। तो घरेलू नातेदारी परिभाषा कहां दी गई है भाई, 2F के अंदर दी गई है, या 2 के अंदर दी गई है। घरेलू नातेदारी क्या होती है, घरेलू नातेदारी में कहा गया है ऐसे 2 व्यक्ति, भाई कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 2। भाई एक महिला और एक पुरुष तो होना ही चाहिए, भी कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तभी हम हिंसा की बात करेंगे। एक ने दूसरे को मारा होगा तभी तो हिंसा की बात है ना। ऐसे 2 व्यक्ति या ऐसे 2 लोग जो कहां रहते हो भाई, साझा गृहस्थी के अंदर रहते हो, जो साझा गृहस्थी में रहते हो, या तो रहते हो या कभी रहे हों। जरूरी नहीं है कि आज रह रहे हों, यदि किसी भी टाइम अगर वो एक साथ साझा गृहस्थी, अब अभी के लिए आप केवल इतना मान लो एक घर के अंदर रहे हो। ऐसे 2 व्यक्ति जो साझा गृहस्थी क्या होते हैं हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए आप इतना मान लो साझा गृहस्थी का मतलब है कि एक घर के अंदर रहे हो। ऐसे 2 व्यक्ति जो एक घर के अंदर रह रहे हैं या उन्होंने कभी किसी टाइम के अंदर एक घर के अंदर रहे हैं तथा उनके बीच निम्न संबंध हो। कौन कौन से रिश्ते होने चाहिए भी उनके बीच में, तब हम उनको कहेंगे घरेलू नातेदारी। पहला, या तो उनके बीच में खून का रिश्ता होना चाहिए। अब खून का रिश्ता क्या होता है ये तो आप सभी जानते हो, आपका अपनी मम्मी के साथ, आपके पापा के साथ, दादा के साथ, दादी के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, इनके साथ क्या भी आपका खून का रिश्ता है, आपका खून का रिश्ता होना चाहिए। दूसरी बात है, यदि खून का रिश्ता नहीं है तो ऐसा रिश्ता होना चाहिए जो शादी का रिश्ता हो या शादी के जैसा रिश्ता हो।
अब शादी के जैसा मैं क्यों लिख रहा हूं भाई? क्योंकि आजकल नया ट्रेंड चल पड़ा है लिव इन रिलेशन में रहने का। लोग, बच्चों ने शादी नहीं की है लेकिन लड़का लड़की आपस के अंदर एक साथ रह रहे हैं। तो यदि लड़का लड़की एक साथ रह रहे हैं तो उसको भी हम किसके अंदर लाएंगे? भी घरेलू नातेदारी के अंदर लाएंगे। तीसरी बात, या उनके भी उन्होंने किसी को क्या ले रखा हो भाई? गोद ले रखा हो। साधारण भाषा के अंदर मैंने आपको बताया है, या तो उनके बीच में खून का रिश्ता होना चाहिए, या उनके बीच में शादी जैसा रिश्ता होना चाहिए, शादी का रिश्ता होना चाहिए, या उनमें से किसी एक ने किसी दूसरे को क्या ले रखा हो भाई? गोद ले रखा हो। कानून की भाषा में क्या बोलते हैं? खून का रिश्ता, इसको बोला जाता है समरक्तता। एक ही खून के, एक ही रक्त के। शादी जैसा रिश्ता, ये तो बिल्कुल आसान बात है, वैवाहिक संबंध होने चाहिए भाई, ठीक है ना। और जिसको गोद ले रखा हो उसे हम कहते हैं दत्तक। तो यदि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति एक ही घर के अंदर रह रहे हैं तथा उनके बीच में निम्न में से कोई रिश्ता हो, क्या रिश्ता हो भाई? या तो उनके बीच में खून का रिश्ता हो, या उनके बीच में वैवाहिक रिश्ता हो, या विवाह जैसा कोई रिश्ता हो, शादी कर रखी हो उन्होंने या शादी जैसा ही रिश्ता है, प्रभाव रखता है जैसे लिव इन रिलेशन के अंदर रह रहे वैसा रिश्ता हो, या किसी एक ने दूसरे को क्या ले रखा हो भाई? गोद ले रखा हो। तो इन सभी रिश्तों के अंदर एक ही घर के अंदर रहने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? कि वो व्यक्ति कहाँ रह रहे हैं? घरेलू नातेदारी के अंदर रह रहे हैं। अब एक शब्द हमारे पास यूज होता है साझा गृहस्थी। साझा गृहस्थी मैंने अभी बताया कि एक ऐसा घर जिसके अंदर वो रह रहे हैं, लेकिन ये तो मैंने सिंपल भाषा के अंदर बताया था। कानून में क्या लिखा हुआ है साझा गृहस्थी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। धारा 2S हमें बताती है कि साझा गृहस्थी क्या होगी। धारा 2S हमें बताती है साझा गृहस्थी क्या होगी। क्या कहती है? साझा गृहस्थी एक ऐसा घर है, क्या भाई? एक ऐसा घर या परिसर, ठीक है ना, घर को ही बोला जाता है परिसर, ठीक है ना, प्रीमिसाइज जिसको बोलते हैं। एक ऐसा घर या परिसर जहां पर, एक ऐसा घर या परिसर जहां पर नंबर 1 जो व्यथित महिला है, कौन भाई? व्यथित महिला या तो अकेले कभी रहती हो या रही हो, या व्यथित महिला या तो अकेले रही हो भाई, या प्रत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से रही हो। प्रत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से रही हो। एक ऐसा घर या एक ऐसा परिसर जहां पर जो व्यथित महिला है जिसके साथ हिंसा हुई है वो या तो अकेले रही हो या अकेले रहती हो, या प्रत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से, या तो वो अकेली रहती हो या वो दोनों मिलकर रहती हो उस घर के अंदर, उस घर को हम क्या कहेंगे? साझा गृहस्थी कहेंगे। ऐसा जो घर है ना, संयुक्त रूप से या तो रह रही हो, ठीक है ना, ये प्रेजेंट के अंदर रह रही है, या कभी रही हो, पास्ट के अंदर कभी रही थी। ये भी हो सकता है कि जिस घर के अंदर वो रह रहे हैं वो घर इनका खुद का हो। ऐसा घर जो है इनके खुद का भी हो सकता है, इनके स्वामित्व का घर भी हो सकता है। स्वामित्व का मतलब कि इनके अधिकार का घर है, वो इनका खुद का घर है, उनके मालिकाना हक है उसके पास। या ऐसा भी हो सकता है वो घर इनका खुद का नहीं था, वो किसका था भाई? किराए का घर था, और ये किसके रूप में रहे उस घर में? किराएदार के रूप में। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अपना खुद का घर था चाहे किराए का घर था, उसके अंदर क्या भाई कभी भी किसी भी टाइम के अंदर या तो व्यथित महिला अकेले रही हो या व्यथित महिला प्रत्यार्थी के साथ रही हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? साझा गृहस्थी कहेंगे। कुल मिला के बात क्या बनती है? यदि कोई भी महिला जो किसी साझा गृहस्थी के अंदर, साझा गृहस्थी क्या है आपको समझ आ गया? साझा गृहस्थी के अंदर किसी पुरुष के साथ, किसी प्रत्यार्थी के साथ घरेलू नातेदारी के अंदर रही है और उसके साथ यदि हिंसा की जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे भाई? घरेलू हिंसा कहेंगे। 4 परिभाषाएं मैं देख चुका हूं। व्यथित व्यक्ति क्या होगा, घरेलू नातेदारी क्या होगा, साझा गृहस्थी क्या होगा, प्रत्यार्थी क्या होगा। मैंने आपको कहा है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, और शायद मैं ये बहम पाल लेता हूं भाई बहम ही होगा मेरा तो, कि आपने मेरे साथ साथ नोट्स बनाए हैं, और आपको अच्छा आउटपुट चाहिए तो आपको नोट्स बनाने ही बनाने चाहिए।
उम्मीद करता हूं आप नोट्स बना रहे होंगे। फिर भी यदि कोई मेरे जैसा आलसी है भाई, क्या बिल्कुल ही ढीठ है कि सर मैं तो नहीं बनाने वाला, आप कितना भी कह दो, फिर भी मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों के अंदर पैनल के ऊपर लिखा हुआ है, कुछ टाइम के लिए मैं हट जाता हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद मैं इसको रफ करता हूं। और अब हमारे पास केवल एक चीज रहेगी यहाँ पे जो लिखी हुई है, वो जानना कि घरेलू हिंसा क्या होती है। व्यथित व्यक्ति हमने जान लिया, घरेलू नातेदारी हमने जान लिया, साझाग्रस्ती हमने जान लिया, प्रत्यर्थी जान लिया। मैं ऐसा बहम ये भी पान लेता हूं कि आप साथ साथ याद भी कर रहे हो 2A, 2F, 2S, 2Q। यदि आप याद कर रहे हो तो जल्दी जल्दी मुझे बताओ, व्यथित महिला की परिभाषा कहाँ लिखी हुई थी भाई, बोल दो। ठीक है, सारे बोल रहे हो 2A के अंदर, मान लेता हूं 2A के अंदर। अब बताओ घरेलू नातेदारी की परिभाषा कहाँ लिखी हुई थी, बोल रहे हो या नहीं बोल रहे, बोल रहे हो। ठीक है, मान लेता हूं इसका भी आपने बोल दिया होगा 2F या 2C के अंदर। अब बताओ साझाग्रस्ती की परिभाषा कहाँ लिखी हुई थी, 2S या 2ध के अंदर। अब लास्ट में बता दो प्रत्यर्थी की परिभाषा कहाँ लिखी हुई थी, बता रहे हो कुछ या नहीं बता रहे, आपको क्या फर्क पड़ता है, हम बताएं ना बताएं, पढ़ाते रहो ना बस, यही बात है। ठीक है भाई, पढ़ाते रहते हैं। अब हमारे पास जो मैंने परिभाषाएं लिखी थी, उन परिभाषाओं में केवल एक परिभाषा जाननी रह गई है, और वो परिभाषा हमारे पास क्या है अभी, घरेलू हिंसा। और घरेलू हिंसा कहां पर डिफाइन की गई है भाई, हमारे पास सेक्शन नंबर 3 में। घरेलू हिंसा कहां पर परिभाषित की गई है, सेक्शन नंबर 3 के अंदर। घरेलू हिंसा को बताऊं उससे पहले एक परिभाषा और मैं बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि वो शब्द बाद में हमें कभी नहीं आएगा यूज। धारा नंबर 2B या 2ख, इसके अंदर परिभाषित किया गया है बालक को, इंग्लिश में बोलूं तो चाइल्ड। देखो, जिस महिला के साथ हिंसा होती है उसके बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों की बात यहाँ पे की जा रही है। बच्चे तो होंगे महिला के, अगर उसके हैं तो बच्चे किसे हम कहेंगे, क्योंकि हम आगे देखेंगे जिस महिला को घर से निकाल दिया गया हो मान लो, तो महिला कहती है बच्चे जो है वो मेरे पास रहने चाहिए, या बच्चे पति के पास रहने चाहिए। किसके पास रहेंगे, तो ये बच्चे जो है वहां पर बालक शब्द यूज किया गया उन बच्चों के लिए। तो बालक के अंदर कौन कौन आएगा, या अभिरक्षा की हम देखें कस्टडी मांगती है, तो कस्टडी किसकी मांगी जा सकती है, तो बालक शब्द की परिभाषा में कौन आएगा, ये हमें बताया गया है 2B के अंदर या 2ख के अंदर। बालक जो है ऐसा बच्चा, चाहे नर हो चाहे मादा हो, कोई भी हो, जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। कितना भाई, हम अलग अलग कानून के अंदर बालक की अलग अलग उम्र देखते हैं, तो हमें यह भी याद रखना पड़ता है कि हम किस कानून को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, हमारा जो कानून है, इस कानून के तहत बालक की उम्र हमारे पास क्या दिखेगी, ये भी 18 साल। कहीं पर हम 14 साल पढ़ेंगे, कहीं पर हम 16 साल पढ़ेंगे, कहीं पर हम 18 साल पढ़ेंगे, तो हमारे लिए बालक की उम्र कितनी है भाई, 18 साल की उम्र है। ऐसा कोई भी बालक जो 18 साल से कम की उम्र का हो। अब महिला के बालक की बात हो रही है, महिला के बच्चों की बात हो रही है, तो इसके अंदर कौन कौन आ सकता है। नंबर 1 तो इसके अंदर आ सकते हैं जो महिला की खुद की संतानें हैं, जो महिला की खुद की संतान है वो तो इसके अंदर आ ही सकती है। साथ ही साथ नंबर 2 पे वे संतानें भी आ सकती है जो महिला के खुद की नहीं है लेकिन महिला ने गोद लिया हुआ है, दत्तक के संबंध के साथ उसके साथ रहने वाली संतानें हैं, वो भी आ सकती है, महिला की खुद की नहीं थी, गोद ली है। तीसरा, ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो बच्चे महिला के खुद के नहीं हैं, सौतेले बच्चे हैं, सौतेले दूसरे पति की हो या दूसरी पत्नी की हो, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, सौतेला कहते हैं, ये तो आप अच्छे से जानते हो। और चौथा, ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चे पोष्य हो। अब ये पोष्य क्या होता है भाई, कई बार हम देखते हैं ना कि हमारे समाज के अंदर ऐसा होता है कि भाई मामा का लड़का कोई लड़का अपने मामा के यहाँ पे रह रहा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बुआ के पास रह रहे होते हैं, कुछ बच्चे अपने चाचा या ताया के पास रह रहे होते हैं, कुछ नाना के पास रह रहे होते हैं। तो जिनके पास रह रहे हैं
उनके साथ भाई उनके बच्चे तो नहीं, अगर मामा के पास रह रहा है तो वो क्या है भाई, उसका भांजा है, उस भांजे का वो पालन पोषण कर रहा है। यदि किसी का आप पालन पोषण कर रहे हो तो उस बच्चे को क्या कहते हैं, पोष्य बच्चे, जो न ही आपकी खुद की संतानें हैं, न ही आपने उनको गोद लिया है, न ही आपके दत्तक संतान है, न ही वो आपके लिए सौतेले बच्चे हैं और आपके पास रह रहे हैं, तो उन बच्चों को हम क्या कहेंगे, पोष्य बच्चे। तो जब हम कस्टडी की हम बात करेंगे ना कि महिला के बच्चे किसके पास रहे, उन बच्चों के अंदर हम संतान की बात भी करेंगे, दत्तक बच्चों की बात भी करेंगे, सौतेले बच्चों की बात भी करेंगे और पोष्य बच्चे हैं उनकी भी बात करेंगे। लेकिन कौन से बच्चों की बात करेंगे, उन बच्चों की बात करेंगे जो 18 साल से कम हो। परिभाषा कहाँ बताई गई है भाई, धारा 2B या 2ख के अंदर बताई गई है। अब हम पढ़ते हैं घरेलू हिंसा क्या होती है। अब कौन करेगा भी घरेलू हिंसा, ये आपको पता चल गया, प्रत्यर्थी करेगा। कौन करेगा, प्रत्यर्थी करेगा, ये आपको पता चल गया। किसके ऊपर की जाएगी, एक महिला के ऊपर की जाएगी, ये आपको पता चल गई। ध्यान से देखना, कौन करेगा भाई, प्रत्यर्थी करेगा। यदि महिला अविवाहित है, यदि महिला क्या है भाई, अविवाहित है, तो उसके साथ हिंसा किसके द्वारा की जाएगी, उसके खुद के ही रिश्तेदारों के द्वारा। किसके द्वारा, प्रत्यर्थी कौन होंगे भाई, उसके खुद के ही रिश्तेदार होंगे, है ना। हम रिश्तेदारों को हमारी भाषा में बोलते हैं नातेदार, कानून की भाषा के अंदर। उसका बाप हो सकता है, उसके चाचा हो सकता है, उसका ताया हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, उसकी सौतेली माँ हो सकती है, उसकी खुद की माँ भी हो सकती है, उसकी बहन भी, कोई भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। लेकिन यदि महिला विवाहिता है, यदि महिला क्या है भाई, विवाहिता है, तो प्रत्यर्थी कौन होगा, उसके साथ हिंसा करने वाला कौन होगा, या तो उसका पति होगा या उसके पति के रिश्तेदार होंगे। या तो कौन होगा भाई, पति होगा या उसके पति के रिश्तेदार। और यदि मैं कानून की भाषा में बात करूं तो रिश्तेदार हम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं भाई, पति के नातेदार होंगे, ठीक है ना। तो यदि सास भी यदि पत्नी को, सास भी यदि किसी बहू को कुछ कहती है तो वो भी घरेलू हिंसा के अंदर आएगा। ससुर भी कहता है तो भी घरेलू हिंसा के अंदर आएगा। देवर, जेठ, ननद, जेठानी, देरानी, जो कुछ भी आप जान सकते हो, यदि वो सभी कहते हैं तो वो भी किसके अंदर आएंगे भी, घरेलू हिंसा के अंदर आएंगे। अब अपने देखते हैं घरेलू हिंसा क्या है। घरेलू हिंसा की जो परिभाषा दी गई है धारा 3 में दी गई है, और मैं लिखना चाहता हूं, प्रत्यर्थी के द्वारा किया गया। प्रत्यर्थी आप बहुत अच्छे से समझने लगे हो, तो क्या होता है, प्रत्यर्थी के द्वारा किया गया कोई भी कार्य या कोई भी लोप या कोई भी आचरण, 3 बातें लिखी गई है भाई, जिससे, पहले तो आप ये समझो, कार्य आपको पता है भी, जो व्यक्ति है वो कोई ऐसा काम कर दे। लोप, आचरण को आप अच्छे से जानते हो, लोप क्या होता है, लोप होता है काम को नहीं करना, ओमिशन कर देना काम का। एग्जाम्पल के लिए, जो काम करना आपके लिए जरूरी था और आपने वो काम नहीं किया। मान लो आपको, एक स्टूडेंट हो आप, और आपके लिए स्कूल जाना जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना, ये आपकी ड्यूटी है कि आपने डेली सुबह उठोगे और आप कहाँ जाओगे, स्कूल जाओगे, और एक दिन आप स्कूल नहीं जाते तो कहा जाएगा आपने स्कूल जाने के काम का लोप किया है, कि काम करना था आपने नहीं किया। इसी तरह से मान लो एक पति है, एक पति की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी पत्नी की आर्थिक जो भी जरूरतें हैं वो पूरी करे। यदि वो पूरी करता है तो उसका काम है, यदि वो पूरी नहीं कर रहा तो उसको हम क्या कहेंगे, वो अपने काम का क्या कर रहा है भाई, लोप कर रहा है। तो लोप का मतलब क्या होता है, काम को नहीं करना, क्या कहलाता है, लोप कहलाता है। तो जो प्रत्यर्थी है, यदि वो कोई काम करता है या कोई लोप करता है या कोई आचरण करता है, जिससे क्या होता है भाई, जिससे महिला या व्यक्तित्व महिला लिख दूं, महिला के साथ 3 बातें होती हो। पहली बात क्या होती हो भाई, उसको शारीरिक क्षति पहुंचती हो, शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचती हो। या दूसरे नंबर पे उस महिला का उत्पीड़न होता हो। उत्पीड़न को हम भाषा में बोलूं ना तो महिला को तंग किया जाता हो। या तीसरे शब्दों के अंदर बोलूं तो महिला को धमकी दी जा रही हो। या चौथी बात के अंदर बोलूं तो और कोई काम,
बस एक मेरे साथ साथ चलते रहना, टेंशन मत लेना कि मैं क्या लेकर आऊं। जब पूरा समझा दूंगा तो आपको वापस से समझ आ जाएगा कि लिखा हुआ क्या है, ठीक है ना। अभी के लिए आप केवल इतना समझो, प्रत्यर्थी कोई ऐसा काम करता है या कोई ऐसा लोप करता है या कोई ऐसा आचरण करता है जिससे जो महिला है, महिला के साथ चार काम हो सकते हैं। इन चारों में से कोई भी एक हो जाए, या तो महिला को शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंच जाए, या महिला का उत्पीड़न हो जाए, महिला तंग हो जाए, परेशान हो जाए, या महिला को ऐसा लगे कि आप जो काम कर रहे हो उससे महिला को धमकी दी जा रही है, या कोई और काम भी हो जाए। और काम क्या होंगे हम देखेंगे। इन चारों में से कुछ हो जाए तो हम क्या कहेंगे भाई, घरेलू हिंसा उस महिला के साथ हुई है। अब शारीरिक क्षति किसे कहेंगे, उत्पीड़न हम किसे कहेंगे, धमकी किसे कहेंगे, या और क्या काम हो सकता है वो भी हम देखेंगे। तो शारीरिक या मानसिक क्षति जो है वो क्या हो सकती है, इसके अंदर फिर आगे से चार बातें लिखी गई है। शारीरिक क्षति के अंदर हो सकता है या तो महिला के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया जाए। क्या किया जाए भाई, शारीरिक दुर्व्यवहार। शारीरिक दुर्व्यवहार किया जाए, क्या होता है अभी बताऊंगा। या महिला के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार किया जाए, लैंगिक दुर्व्यवहार। या महिला के साथ मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार। देखो यहां से क्वेश्चन बनेंगे। या उस महिला के साथ किया जाए भाई आर्थिक दुर्व्यवहार। पहले तो हमने ऐसा समझा कि चार चीजें हो सकती है, या तो शारीरिक और मानसिक क्षति हो सकती है, या उत्पीड़न हो सकता है, या धमकी दी जा सकती है, या इनमें से कोई और काम हो सकता है। उसको हम कहेंगे कि महिला के साथ घरेलू हिंसा की जा रही है। अब शारीरिक जो क्षति है वो क्या हो सकती है, उसको समझने के लिए आगे हमने फिर देखा कि शारीरिक क्षति के अंदर या तो आएगा शारीरिक दुर्व्यवहार हो रहा है, या उसके साथ लैंगिक दुर्व्यवहार हो रहा है, या उसके साथ मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार हो रहा है, या उसके साथ क्या हो रहा है भाई, आर्थिक दुर्व्यवहार हो रहा है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है। शारीरिक दुर्व्यवहार की यदि मैं बात करूं तो शारीरिक दुर्व्यवहार का सिंपल भाषा के अंदर है कि मारपीट करना। यदि महिला के साथ मारपीट की जा रही है तो किसके अंदर है, ये भी घरेलू हिंसा के अंदर। अब जो मैं एक एक बात बता रहा हूं ना, वो एक एक काम होगा और आप देखते जाना कि आपके द्वारा किया गया कौन कौन सा काम ऐसा है जो घरेलू हिंसा के अंदर आ सकता है। पहला क्या है, मारपीट करना। मारपीट करने को यदि मैं हमारी कानून की भाषा में लिखूं तो उसको हम कहेंगे महिला को शारीरिक पीड़ा देना। क्या देना भाई, शारीरिक पीड़ा देना। या आप लिख सकते हो महिला के साथ मारपीट करना, जिससे क्या हो सकता हो भाई, पहली बात महिला के जीवन को खतरा हो जाए। भाई आप महिला को आपने इतना मारा कि महिला की मृत्यु होने की आशंका हो गई, महिला के जीवन को खतरा हो गया। या महिला के जीवन को खतरा नहीं हुआ तो महिला के किसी अंग को खतरा हो जाए, जैसे महिला का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, नाक की हड्डी टूट गई। आपके मारने पीटने से कुछ भी हो सकता है। आप शारीरिक पीड़ा दे रहे हो, ऐसी शारीरिक पीड़ा जिससे महिला के जीवन को खतरा हो सकता है, या जिससे महिला के किसी अंग को खतरा हो सकता है, या जिससे महिला के स्वास्थ्य को हानि पहुंचे। महिला के स्वास्थ्य को हानि पहुंचे। आपने उसके साथ मारपीट की और उस मारपीट की वजह से महिला का स्वास्थ्य जो है वो खराब रहने लग गया, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, आपने क्या किया है, महिला के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया है। इनमें से यदि कुछ भी किया जाता है, महिला के साथ मारपीट की जाती है, तो किसका हिस्सा होगा भाई, घरेलू हिंसा का। दूसरा है लैंगिक दुर्व्यवहार। लैंगिक दुर्व्यवहार क्या होगा भाई, लैंगिक दुर्व्यवहार को आम भाषा के अंदर बोला जाता है यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न। यदि आप महिला को यौन उत्पीड़ित करते हो, या मैं कह दूं कि आप महिला के साथ कोई ऐसी बात करते हो जिससे महिला की गरिमा को ठेस पहुंचे, जिससे महिला की गरिमा को ठेस पहुंचे। आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो महिला के साथ जिससे महिला की गरिमा को ठेस पहुंच रही है, महिला की लज्जा को ठेस पहुंच रही है, या वो काम जो लैंगिक रूप से महिला के साथ नहीं किया जाना चाहिए और आप महिला के साथ करते हो, तो उसको भी हम क्या मानेंगे भाई, घरेलू हिंसा के अंदर मानेंगे। और किस श्रेणी के अंदर आएगा, लैंगिक दुर्व्यवहार की श्रेणी के अंदर आएगा। तीसरा हमारे पास है मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार। मौखिक दुर्व्यवहार, आपने उसके साथ मारपीट भी नहीं की है, आपने उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न भी उसका नहीं किया है, फिर भी आप क्या कर सकते हो भी, हिंसा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपने महिला की हंसी उड़ाई है,
महिला का आपने क्या किया है भाई, उपहास किया है, हंसी उड़ाई है। महिला का आपने अपमान किया है, महिला का आपने तिरस्कार किया हो, महिला को आपने गाली दी हो, ठीक है ना। ये सब बातें जो है ये किसके अंदर आती है, जैसे हम आम घरों के अंदर देखते हैं कि महिला की क्या है भाई, हंसी उड़ाई जाती है, अपमान किया जाता है, कहते हैं भी तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया था क्या, क्या सीख के तो अपने घर से, तुझे तो ये भी नहीं आता, तेरी माँ ने ये भी नहीं सिखाया, ऐसी तेरी माँ ऐसा तेरा बाप, ठीक है ना। घर वालों के नाम पे गालियां दी जाती है, महिला का बार बार अपमान किया जाता है, तो ये भी किसकी श्रेणी के अंदर आता है भाई, घरेलू हिंसा की श्रेणी के अंदर आता है। और आजकल की यदि हम बात करें तो एक बात बड़ी फेमस हो चुकी है, किस चीज की बात भाई, लड़के के जन्म को लेके, लड़के के जन्म को लेकर गालियां दी जाती है। अगर किसी महिला के दो बच्चियां हो, दो लड़कियां होगी, तीन लड़कियां होगी, लड़का यदि नहीं हुआ तो उसको क्या कहा जाता है, तो लड़का पैदा नहीं कर सकती, ऐसे नहीं कर सकती, वैसे नहीं कर सकती, बांझ है, ये है वो है, 100 तरह के उसको ताने सुनने को मिलते हैं। तो यदि इस तरह के ताने यदि दिए जाते हैं ना, महिला को मारपीट नहीं की गई है, लैंगिक दुर्व्यवहार नहीं किया गया है, केवल बातों ही बातों से ताने दिए गए हैं, मौखिक का मतलब ये होता है ना, बातों ही बातों से काम किया गया, ताने यदि दिए जा रहे हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो वो भी किसके अंदर आता है भी, घरेलू हिंसा के अंदर आता है। ऐसे ताने जिससे महिला की भावना को ठेस पहुंची हो, भावनात्मक दुर्व्यवहार का मतलब क्या है, जिससे महिला की भावना को ठेस पहुंची हो। हम तो ऐसा कह के निकल जाते हैं, लेकिन जिस महिला को हम ऐसा कहते हैं वो बाद में अकेले में चुपके से जाकर रोती है, तो उसका क्या हो रहा है भाई, हिंसा हो रही है बेचारी के साथ। या एक बात इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं यहाँ पे स्टार लगा के लिख रहा हूं, यदि आप महिला को शारीरिक दुर्व्यवहार की धमकी देते हो तो वो किसके अंदर आएगा, मौखिक। आपने मारा नहीं, ठीक है, मान लो आपकी पत्नी आपसे 500 रुपए लेने आई कि मुझे 500 रुपए दे दिए, आपने पूछा क्या करोगे, उसने कहा स्वेटर लेके आऊंगी, ये देखा है दे रहा हूं तुझे स्वेटर, आपने केवल ये कहा, ये देखा है दे रहा हूं, तो आपने क्या कहा भी, उसको मारने के लिए धमकी दे दी आपने कि मैं तुझे मारूंगा। यदि आप मारने की धमकी देती हो, मारा नहीं है आपने, मारने की धमकी दी है, तो भी किसके अंदर आ जाएगा भी, हिंसा के अंदर आएगा, मौखिक दुर्व्यवहार। और ये आम बातें हैं भी, हम ये बातें आम खास हमारे घरों के अंदर होती है और हमें ये नहीं पता होता, हम जाने अनजाने के अंदर ही क्या कर रहे हैं भाई, अपराध कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक पॉइंट और लिख लो आप, यदि शारीरिक पीड़ा देने की धमकी यदि आपको दी जाती है, शारीरिक पीड़ा की धमकी यदि दी जाती है, तो वो भी किसके अंदर आएगा भी, दुर्व्यवहार के अंदर आएगा, मानसिक दुर्व्यवहार होगा आपका। अब क्या है आर्थिक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार है भी, आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित दुर्व्यवहार। महिला की कुछ जरूरतें होती है, उन जरूरतों को पूरा करना भी उसके पति का या जिसके साथ वो घरेलू नातेदारी के अंदर रह रही है उस पुरुष का क्या होता है, दायित्व होता है। यदि वो अपने पिता के साथ रह रही है तो पिता का दायित्व है, भाई के साथ रह रही है तो भाई का दायित्व है, यदि ससुराल में रह रही है तो उसके पति का या उसके ससुराल वालों का ये दायित्व है कि महिला की आर्थिक जरूरतों को क्या करे भाई, पूरा करे। लेकिन यदि महिला को उन आर्थिक जरूरतों से वंचित रखा जा रहा है, महिला को उन आर्थिक जरूरतों से क्या रखा जाता है भाई, वंचित रखा जाता है, किससे, आर्थिक संसाधनों से। घर के अंदर भाई उसने 500 रुपए मांगे, उसको 500 रुपए नहीं दिए गए, या घर के अंदर उसका जो दहेज है उसके दहेज को यूज नहीं करने दिया जा रहा, वो भी आर्थिक संसाधन है ना। संपत्ति कोई भी हो, ठीक है ना, अर्थ के अंदर संपत्ति आ जाती है भी, उसका दहेज है भी, मान लो घर के अंदर वॉशिंग मशीन है, ठीक है ना, और हम आम खास देखते हैं भी, सास क्या, जो बहू है वो वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने जाती है, सास पीछे से जोर से चलाती है, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा क्या, ऐसा हम आम खास देखते हैं। मतलब उसको इनडायरेक्टली रोका जाता है कि तू अपने हाथ से कपड़े धो, मशीन का यूज नहीं करना। या हम ऐसा देखते हैं घरों के अंदर एसी होता है, फ्रिज होता है, एसी होता है, कूलर होता है, पंखा होता है, लेकिन फिर भी सास ऐसी होती है, ननद ऐसी होती है जो अपनी बहू को एसी या कूलर के आगे नहीं बैठने देती है, एसी चलाओगे बिल आ जाएगा, बिल कौन भरेगा, इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती है। तो उसको संसाधन आपके घर के अंदर है, लेकिन उन संसाधनों का यूज करने से क्या किया जा रहा है भाई, वंचित किया जा रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, आर्थिक दुर्व्यवहार किया जा रहा है। या तो संसाधनों के उपयोग से वंचित किया जाए, या क्या किया जाए, महिला का जो धन है जो वो दहेज के रूप में लेके आई है उसको बोलते हैं स्त्री धन। महिला को दहेज के रूप में जो धन मिलता है ना उसे स्त्री धन बोलते हैं। तो महिला अपने दहेज के रूप में जो सामान लेके आई, आपने उस सामान को आगे बेच दिया। वो वॉशिंग मशीन लेके आई थी, आपने क्या कर दिया, वॉशिंग मशीन को बेच दी। वो महिला का हक था और महिला अपने साथ लेके आई थी, महिला को दिए गए उपहार थे, वो स्त्री धन था, उसको आप आगे नहीं बेच सकते। यदि महिला वॉशिंग मशीन लेके आई, महिला बेड लेके आई, फ्रिज लेके आई और उस सामान को यदि आपने आगे बेच दिया तो वो भी किसके अंदर आएगा भाई, आपने आर्थिक दुर्व्यवहार किया है, वो भी घरेलू हिंसा के अंदर ही आएगा। क्या, महिला के दहेज की वस्तुओं को बेच देना।
तो ये सब किसके अंदर आ रहा है भाई हमारे पास, आर्थिक दुर्व्यवहार के अंदर। यदि आप इन सभी में से कुछ करते हो, शारीरिक दुर्व्यवहार करते हो, लैंगिक दुर्व्यवहार करते हो, मौखिक दुर्व्यवहार करते हो या आर्थिक दुर्व्यवहार करते हो, तो इन सबको मिला के हम कहेंगे इनमें से कुछ भी काम किया है तो आपने क्या किया है भाई, महिला को शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाई है। पहली कैटेगरी हमारी पूरी हो गई। अब दूसरी कैटेगरी आती है उत्पीड़न क्या चीज है या तंग क्या चीज है या किसके लिए तंग किया जा सकता है। तो घरेलू हिंसा के अंदर माना गया है यदि किसी महिला को, ये केवल विवाहित महिला के लिए हो सकता है भाई, यदि किसी महिला को दहेज की मांग कर करके बार बार तंग किया जाता है। किसकी मांग भाई, दहेज की मांग की जाती है महिला से, उसको बार बार तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है कि हम आम खास ही देखते हैं ना कि दहेज की मांग करके महिलाओं को तंग किया जाता है, मार तक दिया जाता है बच्चियों को। तो दहेज की मांग करके यदि महिला को तंग किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, महिला का उत्पीड़न किया जा रहा है, वो भी घरेलू हिंसा के अंदर आएगा। या एक शब्द इसके अंदर दिया गया है मूल्यवान प्रतिभूति की मांग। मूल्यवान प्रतिभूति की मांग, ये क्या चीज है। मूल्यवान प्रतिभूति, प्रतिभूति होता है एक डॉक्यूमेंट, और मूल्यवान वो डॉक्यूमेंट जो कीमती हो। कीमती डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, दस्तावेज की कीमती कैसी होगा, वो दस्तावेज जो किसी चीज के ऊपर आपका अधिकार साबित करता है। जैसे वसीयत होती है, वसीयत क्या बताती है भाई, एक जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन के टुकड़े पे आपका अधिकार बताती है। या किसी संपत्ति है भी, आपके पिताजी के पास लाखों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति थी, वो वसीयत करवा गए और आपको एक टुकड़ा देंगे जिसको हम वसीयत बोलते हैं, पेपर देंगे, है ना। तो वो पेपर आपके लिए क्या है, वो पेपर आपको बताता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर अधिकार है। तो यदि कोई ऐसा दस्तावेज है जो किसी संपत्ति के ऊपर हमारा अधिकार बताता है तो उस दस्तावेज को हम क्या कहते हैं भाई, मूल्यवान प्रतिभूति कहते हैं। तो यदि महिला को तंग किया जाता है दहेज की मांग से, या महिला को यह कहा जाता है कि तू अपने घर वालों से क्या लेके आ भाई, मूल्यवान प्रतिभूति लेके आ, तो इसी घटना को हम मानेंगे कि महिला के साथ क्या किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। और ये भी किसका हिस्सा होगा भाई, घरेलू हिंसा का हिस्सा होगा। धमकी दी जा रही हो, धमकी किस चीज की दी जा सकती है, धमकी दी जा सकती है 1 और 2 के अंदर लिखी गई बातों की। या तो महिला को धमकी दी जा सकती है शारीरिक और मानसिक क्षति की, या धमकी दी जा सकती है महिला को उत्पीड़ित या तंग करने की। भी आपने उसको तंग नहीं किया लेकिन आप उसको ये कह सकते हो, ज्यादा बोलेगी ना दहेज के लिए तंग करने लगूंगा तुझे। अभी तक तो आपने ये नहीं बोला कि दहेज लेके आ, आपने क्या कह दिया, ज्यादा भी उसने कहा ऐसी, आपने क्या कह दिया, तेरे बाप से लेके आई थी क्या। महिला कहती है कि घर में लग रही है, हमारे घरों में एसी लगा लो, कूलर लगा लो। सास क्या कहती है, बाप ने दिया था क्या। तो यदि इस तरह की बातें की जाती है तो हम क्या कहते हैं भाई, उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको तंग किया जा रहा है। और यदि ऐसा करने की धमकी दी जाती है, ज्यादा मत बोल, तुझे कह दूंगा अपने बाप से लेके आ, आपने क्या दिया, धमकी दे दी, तो उसको हम क्या कहेंगे, यह भी घरेलू हिंसा के अंदर आएगा। चौथा क्या लिखा गया है, यदि इन 3 तरीकों के अलावा भी यदि किसी तरीके से कोर्ट को ऐसा लगता है कि महिला को परेशान किया गया है, इसके या इसके अलावा भी यदि किसी अन्य तरीके से महिला को परेशान किया गया है तो वो भी क्या होगा भाई, घरेलू हिंसा के अंदर शामिल होगा। घरेलू हिंसा, इस वर्ड ने घरेलू हिंसा की परिभाषा को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया। ये तो वो चीजें हैं जो सामने है हमारे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या इनके अलावा भी यदि ऐसा लगता है, न्यायाधीश को यदि ऐसा लग जाए कि इनके अलावा भी कोई ऐसी चीज है जिसके द्वारा महिला को तंग किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, तो उसको भी घरेलू हिंसा की कैटेगरी के अंदर माना जा सकता है। तो ये सब कुछ मिला के हमारे पास क्या था भी, घरेलू हिंसा था। घरेलू हिंसा प्रत्यर्थी के द्वारा किया जाने वाला कार्य, लोप, आचरण जिससे कि महिला के साथ क्या हो सकता हो भाई, या तो शारीरिक या मानसिक क्षति हो सकती हो, या महिला का उत्पीड़न हो सकता हो, या महिला को धमकी दी गई हो, या और कुछ किया गया हो। शारीरिक क्षति के अंदर क्या है भाई, शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया हो, लैंगिक दुर्व्यवहार किया गया हो, मौखिक दुर्व्यवहार किया गया हो, आर्थिक दुर्व्यवहार किया गया हो। शारीरिक दुर्व्यवहार का मतलब क्या है, महिला को शारीरिक पीड़ा दी गई हो, आम भाषा के अंदर बोलो तो महिला के साथ मारपीट की गई हो, ऐसी मारपीट जिससे या तो महिला के जीवन को खतरा पहुंच गया हो, ऐसी मारपीट जिससे महिला के किसी अंग को खतरा पहुंचा हो, या ऐसी मारपीट जिससे महिला के स्वास्थ्य की हानि हुई हो। लैंगिक दुर्व्यवहार, आपने कुछ महिला के साथ लैंगिक रूप से ऐसा काम किया है जिससे महिला की गरिमा को ठोस पहुंची हो। मौखिक दुर्व्यवहार, आपने महिला के साथ क्या है भाई, अपमान किया है, उपहास किया है, तिरस्कार किया है, गाली की है, या लड़के के जिसका जन्म नहीं दिया उसने तो उसके मामले में आपने गालियां दी है, या आपने उसको क्या कहा है भी तुझे मारूंगा पीटूंगा, शारीरिक पीड़ा की आपने क्या धमकी दी है, तो क्या होगा, मौखिक दुर्व्यवहार होगा। और साथ ही साथ आर्थिक दुर्व्यवहार, आपके घर में आर्थिक संसाधन सब कुछ है, आप उसको उनका यूज करने से आप उसको क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, या उसके दहेज की चीजों को आपने आगे बेच दिया, वो भी क्या कहलाएगा भी, आर्थिक दुर्व्यवहार का रहेगा। उत्पीड़न
उसको तंग किया जा रहा है, किन दो बातों के लिए तंग किया जा रहा है, दहेज की मांग को लेकर तंग किया जा रहा है या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग को लेकर तंग किया जा रहा है, तो उत्पीड़न कहलाएगा। इन दोनों की धमकी दी जा सकती है या कोई और तरीके से उसको तंग किया जा सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, घरेलू हिंसा कहेंगे। ये सब कुछ हमारे पास है घरेलू हिंसा। मैं फिर से स्क्रीन के आगे से हट जाता हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या मुझे लगता है कि आपने भाई अब आप पढ़ने लग गए, अच्छे बच्चे हो, आप पढ़ने लग गए हो, तो आपने मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन 4 से 5 बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है, घरेलू हिंसा को कहां पे दर्शाया गया है, कहां पर दर्शाया गया है भाई, सेक्शन नंबर 3 के अंदर दर्शाया गया है। दूसरा, घरेलू हिंसा के अंदर निम्न में से क्या क्या शामिल है या क्या शामिल नहीं है, ऐसा आ सकता है। शारीरिक तथा मानसिक क्षति ऑप्शन में दिया जा सकता है, उत्पीड़न दिया जा सकता है, धमकी दिया जा सकता है। चौथे के अंदर आपके पास कुछ और दिया जा सकता है, ठीक है ना, तो जो और दिया जाएगा वो आपका खत्म हो जाएगा, ये शामिल है, ये शामिल है, ये शामिल है, वो शामिल नहीं होगा, ठीक है ना। फिर आपको दिया जा सकता है शारीरिक तथा मानसिक क्षति के अंदर निम्न में से क्या क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है। तो क्या क्या शामिल है भाई, शारीरिक दुर्व्यवहार शामिल है, लैंगिक दुर्व्यवहार शामिल है, मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है और आर्थिक दुर्व्यवहार शामिल है। या आपको ये भी दिया जा सकता है कि इनमें से कोई एक काम लिख दिया जाए, ठीक है ना। मान लो ये दे दिया कि जो प्रत्यर्थी है एक ऐसा काम करता है जिससे महिला की गरिमा को ठेस पहुंच रही है, तो ये महिला के साथ किया जाने वाला कौन सा दुर्व्यवहार है। तो आपसे पूछा जाएगा शारीरिक दुर्व्यवहार है, लैंगिक दुर्व्यवहार है, मौखिक दुर्व्यवहार है या आर्थिक दुर्व्यवहार है। तो ये कौन सा दुर्व्यवहार होगा भाई, लैंगिक दुर्व्यवहार। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, दहेज की वस्तुओं को उसके ससुराल वालों ने बेच दिया, तो ये महिला के साथ कौन सा दुर्व्यवहार हुआ। चारों ऑप्शन के अंदर आएंगे, कौन सा दुर्व्यवहार हुआ भाई, आर्थिक दुर्व्यवहार। तो इस तरह के क्वेश्चन थ्योरी से बन सकते हैं और मेरा अनुभव ये कहता है या मुझे ऐसा लगता है कि आपकी थ्योरी के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन वाइज क्वेश्चन आपके ज्यादा नहीं आएंगे। पिछले एग्जाम के अंदर हमने देख लिए सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो मुझे इस बार भी ऐसा लगता है कि सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, थ्योरी से क्वेश्चन आएंगे। और पिछले एग्जाम के अंदर हमने देखा कि थ्योरी के अंदर बिल्कुल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ गए। अब भाई पिछले एग्जाम के अंदर 60 क्वेश्चन बना चुका है बेचारा, अब की बार वो क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करेगा, 60 के 60 रिपीट नहीं होंगे, 5 7 10 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो 50 क्वेश्चन यदि नए बनाने हैं तो उसको इस बार थोड़ा गहराई के अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए आपको भी थ्योरी को कम से कम जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा। इसलिए घरेलू हिंसा क्या थी उसके एक एक एस्पेक्ट को मैंने आपको बड़ी ही अच्छे से बता दिया है और उम्मीद करता हूं आपको शायद समझ भी आ गया होगा। यदि आपको समझ आ रहा है तो हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो ये तो हमने पढ़ा भी घरेलू हिंसा क्या है। अब हम बात करते हैं, यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो जाती है, किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो जाती है तो महिला अपनी शिकायत कहां पर करे। और शिकायत करने की बात है तो शिकायत कौन कौन कर सकता है, किसके पास की जा सकती है तथा कौन कौन कर सकता है, उनकी जानकारी अब हम लेने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा, किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो गई, ठीक है ना, तो उस घरेलू हिंसा की सूचना मैं पहले बताऊंगा कि उस घरेलू हिंसा की सूचना किस किस को दी जा सकती है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी शिकायत जो है वो किसके पास की जा सकती है। दोनों के अंदर अंतर है, एक होता है कि इन्फॉर्मेशन देना, दूसरा होता है उसके पास एप्लीकेशन लगाना। तो इन्फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं अभी कि घरेलू हिंसा हुई है तो सबसे पहले महिला किसके पास जाए, किसको ये कहे कि मेरे साथ घरेलू हिंसा हो गई। तो हमारे पास 4 नाम मैं लिख रहा हूं, इन चारों में से किसी के पास भी जा सकती है। पहला जो है वो महिला जा सकती है जो आपका लोकल पुलिस थाना है या जो भी पुलिस की आपको मदद मिल सकती है या जिसके पास भी आप जा सकते हो उसके पास जा सकते हो और उसको जाके आप बता सकते हो कि मेरे साथ क्या हो गई भाई, घरेलू हिंसा हो गई। दूसरा आप जा सकते हो, मैं 2-3 नाम लिख रहा हूं, घबराना मत भी क्या लिख दिया, हम आगे समझ लेंगे भी इनका मतलब क्या है। दूसरा जा सकते हो संरक्षण अधिकारी के पास। तीसरा जा सकते हो सेवा प्रदाता के पास और चौथा जा सकते हो आप मजिस्ट्रेट के पास। ये 4 ऑप्शन होते हैं, पुलिस के पास, संरक्षण अधिकारी के पास, सेवा प्रदाता के पास और मजिस्ट्रेट के पास। अब पुलिस क्या चीज है ये तो मैं आपको बताऊं तो ये तो मैं बेवकूफ होऊंगा कि आपको बताऊं, ये तो आप बड़ी अच्छी से जानते हो ना कि पुलिस क्या चीज है। तो किसी भी पुलिस अधिकारी के पास
जिसके पास आप पहुंच सकते हो, उसको जाके आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। हमें जानना जरूरी है कि संरक्षण अधिकारी क्या होता है, हमें ये जानना जरूरी है कि सेवा प्रदाता क्या होता है, और हमें ये भी जानना जरूरी है कि मैजिस्ट्रेट क्या होता है। अब हम इन तीनों को देखेंगे, संरक्षण अधिकारी क्या है, सेवा प्रदाता क्या है, और मैजिस्ट्रेट क्या है। संरक्षण अधिकारी की यदि हम देखें तो जो हमारा एक सेक्शन है उसके अंदर 2N, और यदि N है भाई, H नहीं है, 2N, और यदि हिंदी में लिखूं तो 2 के अंदर बताया गया है भी संरक्षण अधिकारी कौन होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए संरक्षण अधिकारी को परिभाषित कहाँ पे किया गया, ज्यादा आप ना धाराओं के चक्कर में मत पड़ना, ज्यादा याद करने की कोशिश मत करना, जितना धाराएं आपको याद रह सके केवल उतने ही याद करना, ठीक है। धाराओं से ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, ठीक है ना। फिर भी मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं, और यदि याद रह सकती है तो याद करना, क्योंकि याद किया तो आपको नुकसान नहीं देगा। दूसरा, जितना आपको गहराई से नॉलेज होगा, जितना आपको अच्छा नॉलेज होगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन बन जाए आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। वरना यदि ऊपर ऊपर से यदि बता दिया जाता है तो आप डीप क्वेश्चन थोड़ा सा आते ही हमारे हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। तो हम ऐसी कोशिश नहीं करेंगे हमारे हाथ पांव फूले, हम इस तरह की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन देने वाला क्वेश्चन कहीं से भी दे, हम जब कर लेंगे ना उसके बाद आप कहना भी क्वेश्चन फेंक, कहीं से भी क्वेश्चन दे दे मेरे सामने, मैं उसका उत्तर दूंगा। और आप वास्तव में उसका उत्तर यदि आप नोट्स अच्छे से बना लोगे और एक दो बार नोट्स को आप पढ़ लोगे तो हर क्वेश्चन का आप बहुत अच्छे से आंसर दोगे, और आपने जो सपना देखा है ना वर्दी पहनने का, पूरा होगा पक्का। तो संरक्षण अधिकारी जो है उसको परिभाषित कहां पे किया गया भाई, 2N के अंदर या 2 के अंदर। इसमें केवल ये लिखा है भाई एक संरक्षण अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति सेक्शन नंबर 8 के अंदर की जाएगी। हम आगे देखेंगे। सेवा प्रदाता जो है इसको कहां डिफाइन किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है 2R के अंदर, 2R या 2 द्वात वाला द, ये ढक्कन वाला ढ है, ये द्वात वाला द है। मैजिस्ट्रेट जो है इसको कहां डिफाइन किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है 2I के अंदर, ठीक है ना। फिर बोल रहा हूं जो मैंने यहां पे सेक्शन लिखे हैं इनको आप ज्यादा याद करने की कोशिश मत करना, याद होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पर कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं लिखी, यहां पर लिखा हुआ है संरक्षण अधिकारी कौन होगा, केवल ये लिखा है संरक्षण अधिकारी वो होगा जिसको धारा नंबर 8 के अंदर नियुक्त किया जाएगा। मतलब कि इस संरक्षण अधिकारी के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा भाई, धारा नंबर 8 के पास जाना पड़ेगा। यदि सेवा प्रदाता की यदि बात करूं तो इसके अंदर क्या लिखा गया है, सेवा प्रदाता हमारे पास वो होगा जिसको धारा नंबर 10 के अंदर नियुक्त किया जाएगा। तो यदि हमें सेवा प्रदाता को समझना है तो हमें कहां जाना पड़ेगा, ये आप जरूर याद करना। यदि सेवा प्रदाता को समझना है तो हमें कहां जाना पड़ेगा भाई, सेक्शन नंबर 10 के पास जाना पड़ेगा। और मैजिस्ट्रेट जो है वो 2I के अंदर भी बताया गया है कौन होगा, और हमारे पास सेक्शन नंबर 27 के अंदर भी बताया गया है कि मैजिस्ट्रेट कौन होगा। तो मैजिस्ट्रेट को समझने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा भाई, सेक्शन नंबर 27 पे जाना पड़ेगा। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि धारा नंबर 8 में क्या लिखा गया है, धारा नंबर 10 में क्या लिखा गया है, और धारा नंबर 27 में क्या लिखा गया है, हम इनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं भाई संरक्षण अधिकारी कौन होगा, इसके बारे में क्या लिखा गया है धारा नंबर 8 के अंदर। धारा नंबर 8 में लिखा गया है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, संरक्षण अधिकारी की भाई नियुक्ति कहां होगी। तो क्वेश्चन पहली बात इसमें लिखी गई है, जो भी संरक्षण अधिकारी होगा, संरक्षण अधिकारी जैसे नाम से पता चल रहा है ना कि महिला की रक्षा करेगा, संरक्षण रक्षा करने वाला, तो महिला की घरेलू हिंसा से रक्षा करेगा ऐसा कोई अधिकारी। जो भी संरक्षण अधिकारी होगा इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी भाई, राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। पहली बात हमारे लिए क्या है भाई, राज्य सरकार के द्वारा इसकी क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। बात नंबर 2, राज्य सरकार कहां पे नियुक्ति करेगी, क्या हर गांव के अंदर होगा, क्या हर तहसील के अंदर होगा, या हर जिले के अंदर होगा। इसके लिए लिखा गया है राज्य सरकार हर जिले के अंदर एक अधिकारी, या आवश्यकता अनुसार हर जिले के अंदर एक अधिकारी, या ये भी लिखा हुआ है भी आवश्यकता अनुसार यदि कहीं पर एक से ज्यादा की जरूरत है, जैसे जयपुर जैसा बड़ा जिला है हमारे पास, जोधपुर बड़ा जिला है, तो वहां पे हो सकता है एक से ज्यादा की भी नियुक्ति कर दी जाए, वरना हर जिले के अंदर कम से कम एक अधिकारी की नियुक्ति तो करेगी ही करेगी। और तीसरी बात जो इसके बारे में लिखी गई है वो बात लिखी गई है कि जो संरक्षण अधिकारी होगा वो सामान्यतः कौन होगा भाई, महिला।
लेकिन लिखा हुआ है सामान्यतः महिला होगी। इसका मतलब है कि महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। जरूरी नहीं है कि महिला ही हो, लेकिन यदि महिला होना पॉसिबल है तो महिला को रखा जाएगा। यदि महिला वहां पर है ही नहीं, मान लो जो भी सेवा इसकी है, जो भी शर्तें इसको हम रखेंगे, जो भी कंडीशंस हम, क्वालिफिकेशन हम रखेंगे, यदि उस क्वालिफिकेशन की महिला मिलती ही नहीं है तो क्या करेंगे भाई, किसी पुरुष को बना देंगे। लेकिन सामान्यतः क्या होगी भाई, महिला होगी। या ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं पुरुष भी हो सकता है, ठीक है ना, पुरुष भी हो सकता है, लेकिन जो प्राथमिकता है वो किसको दी जाएगी भाई, प्राथमिकता महिला को दी जाएगी। तो अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। पहला क्वेश्चन तो बन सकता है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन से सेक्शन के तहत की जाती है भाई, सेक्शन नंबर 8 के तहत की जाती है। दूसरा, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा या जिला कलेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा भाई, राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति कहां पर की जाती है, किस लेवल पे की जाती है। ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, राज्य लेवल पर, तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर या उपखंड लेवल पर। कौन सी लेवल पर भाई, जिले लेवल पर, हर जिले के अंदर एक, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि यहां से क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस है। क्या आ सकता है भाई, क्वेश्चन आ जाएगा कथन और कारक के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। कथन में लिखा आ जाएगा कि जो संरक्षण अधिकारी है वो एक महिला ही हो सकती है। ये कथन सही है या गलत है, ये कथन गलत है। महिला ही हो सकती है ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर है कि सामान्यतः एक महिला होगी, महिला को प्राथमिकता दी जाएगी, पुरुष भी हो सकता है। तो ये बातें तो हमारे पास क्या है भी, संरक्षण अधिकारी के बारे में है। आगे क्या लिखा गया है भी, इसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, इसका पेपर होगा या नहीं होगा, इसकी शर्तें क्या होगी, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये सब डिसाइड करेगी राज्य सरकार, ठीक है ना। वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए केवल इतना जानना जरूरी है भी सेक्शन 8 में क्या लिखा गया है। तो संरक्षण अधिकारी कौन होगा आप अच्छे से जान गए। सेक्शन नंबर 8 के अंदर लिखा गया है। परिभाषा कहां लिखी गई है, 2N के अंदर या 2 के अंदर, कुछ नहीं लिखा गया। ये लिखा गया है संरक्षण अधिकारी वो होगा जिसकी नियुक्ति सेक्शन 8 के तहत की जाएगी। अब हम बात करते हैं सेवा प्रदाता कौन होगा। संरक्षण अधिकारी जो है आपको पता चल गया, एक कौन होगा भाई, व्यक्ति होगा, एक अधिकारी होगा। लेकिन यदि हम सेवा प्रदाता की बात करते हैं तो सेवा प्रदाता हमारे पास एक संस्था होगी, एक ऐसी संस्था। दोनों के अंदर पहला डिफरेंस तो आपको यहीं से पता चल गया। संरक्षण अधिकारी एक व्यक्ति होगा, लेकिन सेवा प्रदाता हमारे पास क्या होगी भाई, एक संस्था होगी। ये तो सेक्टर 8 की बात हमने कर ली। अब मैं बात कर रहा हूं सेक्शन नंबर 10 की। सबसे पहले सेवा प्रदाता क्या हो सकती है, एक संस्था हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, एक निकाय हो सकता है। कुछ भी लिख दिया जाए, चाहे एक निकाय लिख दिया जाए, एक संस्था लिख दिया जाए, ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया जाए। तो सबसे पहले तो सेवा प्रदाता हो सकती है एक संस्था। कैसी संस्था हो सकती है, एक वो संस्था हो सकती है जो, आगे 3 बातें लिखी गई है, इन तीनों में से कोई एक होनी चाहिए। 3 बातें क्या लिखी गई है, हमारे पास एक कानून है जिस कानून का नाम है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860। इसी तरह से हमारे पास एक कानून और है स्वैच्छिक संगम या कंपनी अधिनियम। स्वैच्छिक संगम या कंपनी अधिनियम 1956 या अन्य कोई रजिस्ट्रीकृत कानून। 3 कानून लिखे हैं अभी मैंने। पहला कानून कौन सा है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860। सोसाइटियों को पंजीकृत करने वाला अधिनियम है, जिसके तहत यदि आपको सोसाइटी बनानी है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। दूसरा, स्वैच्छिक संगम या कंपनी अधिनियम 1956। ऐसा अधिनियम यदि आप कंपनी बनाना चाहती हो तो कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इस अधिनियम के तहत, या कोई और कानून जो किसी संस्था को क्या करता हो, रजिस्ट्रेट करता हो। हाँ, तो एक ऐसी संस्था जो इन तीनों में से किसी भी एक कानून के तहत पंजीकृत हो चुकी हो, रजिस्ट्रीकृत हो हमारे पास, तथा वो संस्था ये चाहती हो कि जो महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं
मैं उन संस्थाओं की सहायता करना चाहती हूँ, उन महिलाओं की सहायता करना चाहती हूँ। जैसे आपको पता है ना, जब कोई भी कंपनी बनती है ना, उस कंपनी को सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि जितना भी आपका बेनिफिट होगा, जितना भी आपका प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको समाज कल्याण के अंदर लगाना होगा। तो ये भी तो क्या भी समाज कल्याण की बात है ना, कि जिस महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, समाज के अंदर पीड़ित महिलाएं हैं, उनकी सहायता करना समाज कल्याण का हिस्सा है। तो कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जो समाज कल्याण के रूप में इसको चुनती हैं। तो जिन संस्थाओं ने समाज कल्याण के रूप में घरेलू हिंसा में पीड़ित महिलाओं की सहायता करने को चुना है, उन संस्थाओं को क्या करना पड़ता है भाई, राज्य सरकार के पास, ये सारी संस्थाएं क्या करेंगी भाई, राज्य सरकार के पास आवेदन करेंगी, राज्य सरकार के पास एप्लीकेशन देगी। किस चीज का एप्लीकेशन देगी, इस चीज का एप्लीकेशन देगी कि आप हमें घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी सहायता करने का मौका दें। और राज्य सरकार यदि इनकी एप्लीकेशन स्वीकार कर लेती है, राज्य सरकार यदि इनकी एप्लीकेशन स्वीकार कर लेती है, तो ऐसी संस्था हमारे पास क्या बन जाती है भाई, सेवा प्रदाता। कोई भी ऐसी कंपनी जो हमारे पास इन तीनों एक्ट में से किसी भी एक्ट के तहत पंजीकृत हो, तथा वो कंपनी ये चाहती हो कि मैं घरेलू हिंसा से शिकार हुई महिलाओं की सहायता करना चाहती हूं, और वो राज्य सरकार के पास इसलिए आवेदन करे, तथा राज्य सरकार उस आवेदन को स्वीकार कर ले, तो उस कंपनी को हम क्या कहेंगे भाई, सेवा प्रदाता कहेंगे। तो ये जो हमारे पास सेवा प्रदाता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कोई संस्था हो सकती है, जबकि संरक्षण अधिकारी हमारे पास क्या था भाई, एक व्यक्ति था। उसके बाद हम जाते हैं मजिस्ट्रेट के ऊपर। मजिस्ट्रेट कौन होगा, कहाँ दिखाया गया है, मजिस्ट्रेट बताया गया है हमारे पास सेक्शन नंबर 27 के अंदर। सेक्शन नंबर 27 के अंदर क्या लिखा गया है भाई, सेक्शन 27 में लिखा गया है मजिस्ट्रेट कौन होगा। सबसे पहले तो लिखा गया है मजिस्ट्रेट कोई प्रथम वर्गीय न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। ये उसके पद का नाम है भाई, जज का नाम, जज के पद का नाम है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं जेएम फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। या कौन हो सकता है, या हो सकता है महानगर मजिस्ट्रेट, जिसको बोला जाता है एमएम, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। महानगर जो बड़े शहर हैं उनके अंदर यदि मजिस्ट्रेट होता है तो उसको महानगर मजिस्ट्रेट कहते हैं। राज्य सरकार किसी भी शहर को 10 लाख से ज्यादा आबादी है उसको महानगर घोषित कर सकती है। हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर तथा जोधपुर दो ऐसे शहर हैं जिनके अंदर बैठने वाले जजों को हम महानगर मजिस्ट्रेट कहते हैं। दोनों का रैंक एक ही है भाई। यदि महानगर के अंदर बैठता है तो उसे महानगर मजिस्ट्रेट कह देते हैं, यदि महानगर के अलावा किसी और नगर के अंदर बैठता है तो उसे हम कहते हैं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो हमें ये तो पता चल गया कि कौन से मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, कौन से रैंक वाले के पास जाएंगे। हम रैंक वाला होना चाहिए, कौन सी रैंक का मजिस्ट्रेट होना चाहिए भाई, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट होना चाहिए, या हमारे पास महानगर मजिस्ट्रेट होना चाहिए। लेकिन कहाँ के महानगर मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे ये बताने में जरूरी था, क्योंकि अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 400-500 जज तो बैठते ही होंगे भाई, कम से कम भी बैठते होंगे तो, है ना। तो कौन से जज के पास हमें जाना है, तो ये बताने के लिए हमें पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 याद रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है ऐसा मजिस्ट्रेट जहां पर व्यथित व्यक्ति कुछ याद आ रहा है भाई, हाँ सर याद आ रहा है। वो व्यथित व्यक्ति जो 2A के अंदर बताया गया है, वो व्यथित व्यक्ति जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, महिला हो सकती है केवल, आपको पता है, ठीक है ना। तो व्यथित व्यक्ति जहां पर, ऐसा एरिया जहां पर व्यथित व्यक्ति स्थायी रूप से निवास कर रहा हो, या ऐसा एरिया जहां पर व्यथित व्यक्ति अस्थायी रूप से निवास कर रहा हो, या जहां पर व्यथित व्यक्ति कारोबार कर रहा हो, या जहां पर व्यथित व्यक्ति नियोजित हो। कारोबार होता है खुद का कारोबार, और नियोजित होता है किसी और के अधीन पे आप नौकरी कर रहे हो। तो ऐसा कोई भी एरिया जहां पर व्यथित व्यक्ति स्थायी रूप से रह रहा हो, अस्थायी रूप से रह रहा हो, कारोबार कर रहा हो या नियोजित हो। न केवल व्यथित व्यक्ति की बात हुई, प्रत्यर्थी कुछ याद आया, हाँ सर, वो व्यक्ति जो क्या करता है, घरेलू हिंसा करता है। कहाँ पर डिफाइन है सर, 2Q के अंदर डिफाइन है। बहुत अच्छे, सबको जानते हो भाई आप तो। प्रत्यर्थी स्थायी रूप से रह रहा हो, अस्थायी रूप से रह रहा हो, कारोबार कर रहा हो, या वो भी क्या हो भाई, नियोजित हो। या एक बात और लिखी गई है, जहां पर घरेलू हिंसा हुई हो, जहां पर घरेलू हिंसा हुई हो। मैं आम भाषा के अंदर लिखा है मैंने, जहां पर घरेलू हिंसा हुई हो, लेकिन कानून की यदि भाषा हम देखें तो वहां पर ये नहीं लिखा। कानून की भाषा के अंदर लिखा हुआ मिलेगा जहां पर वाद हेतुक प्रकट हुआ हो। वाद हेतु का मतलब क्या है भाई, वाद का मतलब होता है मुकदमा, ठीक है ना। मुकदमा करने का कारण प्रकट हुआ हो,
मुकदमा हम किस लिए कर रहे हैं, घरेलू हिंसा के लिए कर रहे हैं। तो मुकदमा करने का कारण क्या है, घरेलू हिंसा है। तो सरल भाषा में मैंने कह दिया घरेलू हिंसा हुई हो, और कानूनी भाषा में कहा जाता है वाद हेतु प्रकट हुआ हो। तो यहाँ की मजिस्ट्रेट के पास हम जा सकते हैं। कहाँ के मजिस्ट्रेट के पास, जहां पर व्यथित महिला स्थायी रूप से रह रही हो, अस्थायी रूप से रह रही हो, कारोबार कर रही हो, नियंत्रित कर रही हो, या वहां के मजिस्ट्रेट के पास जहां पर प्रत्यर्थी स्थायी रूप से रह रहा हो, अस्थायी रूप से रह रहा हो, कारोबार कर रहा हो, नियोजित हो, या वहां के मजिस्ट्रेट के पास जहां पर घरेलू हिंसा हुई हो। ये सब बातें लिखी हुई है कि यहाँ के मजिस्ट्रेट के पास हम जा सकते हैं। यदि आपको नहीं समझ आया तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो पति और पत्नी दो हैं भाई, पति का स्थायी आवास जो है जयपुर के अंदर है, और सपोज करो पत्नी का स्थायी आवास जो कहां पर है भाई, जोधपुर के अंदर है। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है। पति भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, पत्नी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। पति जो है मान लो बीकानेर के अंदर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, इसलिए बीकानेर के अंदर अस्थायी रूप से रह रहा है। पत्नी जो है मान लो सवाई माधोपुर के अंदर गवर्नमेंट जॉब कर रही है, इसलिए सवाई माधोपुर के अंदर अस्थायी निवास के अंदर रह रही है। ये दोनों का स्थायी निवास था, ये दोनों का अस्थायी निवास है। और यदि हम बात करें, एक दिन छुट्टियां मिलती है, दोनों को छुट्टियां मिलती है, तो दोनों सोचते हैं कि हम घूम के आते हैं, और घूमने के लिए कहाँ चले जाते हैं भाई, माउंट आबू चले जाते हैं। और जहां ये घूमने गए थे, घूमते घूमते इनके बीच में क्या हो गया, किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पत्नी ने महंगी साड़ी मान ली, पति ने दी नहीं, लड़ाई होगी, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, हिंसा हो गई। तो क्या हो गया भाई, वहां पर माउंट आबू के अंदर इनमें क्या हो गया भाई, घरेलू हिंसा। नहीं जाते तो अच्छा था, है ना। तो ध्यान से देखिए, घरेलू हिंसा हुई है। अब पत्नी शिकायत करना चाहती है, पत्नी सूचना देना चाहती है। हम केवल सूचना की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी शिकायत की बात नहीं कर रही। शिकायत हम आगे कहीं देखेंगे। सूचना देना चाहते हैं कि मेरे साथ घरेलू हिंसा हुई है, तो किस किस मजिस्ट्रेट को दे सकती है, जयपुर के मजिस्ट्रेट को भी दे सकती है, बीकानेर के मजिस्ट्रेट को भी दे सकती है, जोधपुर के मजिस्ट्रेट को भी दे सकती है, सवाई माधोपुर के मजिस्ट्रेट को भी दे सकती है, और यहां तक कि माउंट आबू के मजिस्ट्रेट को भी दे सकती है। यही सब कुछ यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मजिस्ट्रेट कौन होगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा या महानगर मजिस्ट्रेट होगा। और दूसरी बात क्या लिखी गई है भाई, दूसरी बात मैंने लिखी है कि मजिस्ट्रेट कहाँ का होना चाहिए। उसके बारे में हमने 3-4 बातें देख ली कि मजिस्ट्रेट कहाँ का होना चाहिए। अब जो हमारे पास संरक्षण अधिकारी जो है ना, इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करता है। लेकिन संरक्षण अधिकारी जो है किसके अधीन रह के काम करेगा, किसके नियंत्रण में काम करेगा, किसके कंट्रोल में काम करेगा, या किसके निर्देश से काम करेगा। तो वो किसके निर्देश से काम करता है भाई, मजिस्ट्रेट के निर्देश से काम करता है। मैंने यहाँ लिखा है संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के नियंत्रण तथा निर्देशन में कार्य करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, दो बातें हम पढ़ रहे हैं। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है भाई, नियुक्ति तो राज्य सरकार करता है। क्वेश्चन आता है नियुक्ति कौन करेगा, तो उत्तर आएगा राज्य सरकार। यदि क्वेश्चन आएगा संरक्षण अधिकारी जो है किसके अधीन रह के काम करेगा, उत्तर क्या आएगा भाई हमारे पास, मजिस्ट्रेट। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति भी इंपॉर्टेंट है और निर्देशन किसके अंदर काम करता है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि घरेलू हिंसा जो हुई है उसकी सूचना कौन कौन दे सकता है। क्वेश्चन आता है कि घरेलू हिंसा की सूचना देने का अधिकार जो है किस व्यक्ति को है। क्या केवल जिस महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है, क्या केवल उसी को अधिकार है, या जिस महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है केवल उसके माता पिता को अधिकार है, या उस महिला के सभी रिश्तेदारों को यह अधिकार है, या किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है। तो कानून के अंदर यदि हम देखें तो कानून के अंदर लिखा गया है घरेलू हिंसा यदि कहीं हो रही है तो उसकी सूचना किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बनने वाला क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा घरेलू हिंसा की सूचना दी जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक घर के अंदर पति पत्नी आपस में लड़ाई कर रही थी, पति जो है पत्नी को पीट रहा है, और एक कोई राहगीर है, कोई राह चलता व्यक्ति है, वो उस घर के आगे से जब गुजरता है तो वो देखता है कि पति पत्नी को पीट रहा है। वो क्या करता है, हाथों हाथ इन चारों में से किसी एक के पास जाता है। उसके पास पुलिस का नंबर था, उसने थाने के अंदर फोन किया और फोन करके कह दिया, सूचना दे दी किस चीज की, भाई इस बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर क्या हो रही है, घरेलू हिंसा हो रही है। क्या वो उस महिला का जानकार था, क्या उस महिला के साथ, क्या वो उस व्यक्ति के साथ घरेलू हिंसा हुई, या उस महिला का रिश्तेदार था, या जानकार था, या माँ बाप में से कुछ था, कुछ भी तो नहीं था ना। कोई तीसरा व्यक्ति था जो जानता भी नहीं होगा उस महिला को, या वो महिला उस व्यक्ति को जानती भी नहीं होगी, फिर भी उसने क्या दे दी भाई, सूचना दे दी। तो सूचना देने का जो अधिकार है ना वो किसी भी व्यक्ति को है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा सूचना दी जा सकती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है। सेकेंड बात, घरेलू हिंसा की सूचना कब दी जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि घरेलू हिंसा की सूचना जो है कब दी जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम आपसे कोई पूछेगा भी सूचना कब दी जा सकती है, तो हमारे दिमाग में केवल ये बात आएगी,
भी घरेलू हिंसा हो जाएगी तभी तो देंगे। भी किसी औरत के साथ मारपीट हो गई तभी तो थाने के अंदर जाएगी बताने के लिए मेरे साथ मारपीट हो गई। तो हमारे दिमाग में केवल इतनी बात आती है कि घरेलू हिंसा की सूचना तब दी जाएगी जब घरेलू हिंसा हो चुकी होगी। कब भाई? जब घरेलू हिंसा हो चुकी होगी। लेकिन ये तो हमारे दिमाग की बात है ना, कानून बनाने वाले हम तो नहीं है, हमारा दिमाग तो यहां तक ही चलता है। यदि हम कानून बनाते तो शायद यही बात लिखते, लेकिन कानून बनाने वाले हमसे कहीं आगे की सोचते हैं, बहुत कुछ आगे की सोचते हैं। जैसे मैंने अभी जो आपको एग्जाम्पल दिया था ना, क्या एग्जाम्पल दिया था? राहगीर जा रहा था, उसने देखा कि लड़ाई हो रही है, वो तो लड़ाई हो रही थी, घरेलू हिंसा हो रही थी, हो चुकी तो नहीं थी, हो चुकी है मतलब कि पास्ट की बात है। लेकिन जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो तो प्रेजेंट का एग्जाम्पल था, घरेलू हिंसा हो रही है। यदि घरेलू हिंसा हो रही है तब भी सूचना दी जा सकती है। पहला तो क्या था भी? घरेलू हिंसा हो चुकी हो तब सूचना दी जा सकती है। दूसरा क्या है? घरेलू हिंसा हो रही हो तब भी सूचना दी जा सकती है। मतलब मैं बात किसकी कर रहा हूं भाई? प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। और कानून बनाने वाले यहां तक कि नहीं रुके, कानून बनाने वाले इस बात पे भी चले गए कि न ही हुई है और न ही हो रही है, घरेलू हिंसा होने की संभावना है। घरेलू हिंसा होने की क्या है भाई? संभावना है। मतलब कि मान लो आपने एक दिन अपने पड़ोस के अंदर देखा भाई, पति पत्नी जो है उनका डेली का काम है, पति शराब पी के आता है, लड़ाई करते हैं और पति ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, ठीक है ना, और पत्नी उसका जवाब नहीं दे रही है, और आपको ये पता है जैसे ही पत्नी बोलना शुरू करेगी पति उसको पीटना शुरू कर देगा। ये आप जानती हो क्योंकि आपको अनुभव है, पिछले आपने कई सालों से लगातार आप देख रहे हो कि पति अकेला बोलता रहता है तो बोलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही पत्नी बोलना शुरू करती है, उसके बच्चे बोलना शुरू करते हैं, वो पति क्या करता है? उनको पीटना शुरू कर देता है। तो एक दिन आप घर के अंदर थे, आप सो रहे थे, आपने देखा कि उस पति ने जोर जोर से, जो आपका पड़ोसी है उसने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। आपको पता है जैसे ही पत्नी बोलना शुरू करेगी ये पीटना शुरू कर देगा। मतलब आपको जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से इस बात का आभास हो चुका है कि आगे आने वाले टाइम में घरेलू हिंसा हो सकती है। अभी तक हुई नहीं है, जब तक मारपीट नहीं हुई तो घरेलू हिंसा नहीं हुई ना, अभी तक घरेलू हिंसा हुई नहीं है। आपको परिस्थितियों से पता चला कि घरेलू हिंसा हो सकती है। यदि इस तरह का आभास भी यदि किसी व्यक्ति को होता है तो भी वो व्यक्ति क्या दे सकता है भी? इस बात की सूचना इन चारों में से किसी एक को दे सकता है कि हमारे पड़ोस के अंदर घरेलू हिंसा हो सकती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब दी जा सकती है? घरेलू हिंसा हो चुकी हो उसकी भी दी जा सकती है, घरेलू हिंसा हो रही हो उसकी सूचना भी दी जा सकती है, तथा घरेलू हिंसा होने वाली हो उसकी सूचना भी दी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, और बाकी जिन्होंने कहीं से भी पढ़ा हो उनका क्वेश्चन सही हो या नहीं हो इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन आपका तो सही होना ही होना चाहिए। अब दूसरी बात, हम कई बार देखते हैं ना कि हमारे पड़ोस में हिंसा हो रही होती है, पति पत्नी को पीट रहा होता है और हम इसकी जानकारी नहीं देते। तो इस एक्ट के तहत तो हमें ऐसा लगता है, वो लगता है नहीं, और हमारा ये दायित्व भी बनता है कि यदि कहीं पर भी किसी महिला के साथ कहीं भी हिंसा हो रही है, केवल घरेलू हिंसा की बात नहीं, कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा हो रही है या हमारे सामने अपराध हो रहा है, तो हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि नागरिक होने के नाते, अच्छा नागरिक होने के नाते, कि हम उसकी सूचना, और किसी को नहीं दे तो कम से कम पुलिस को तो उसकी सूचना दें। लेकिन हमारे मन के अंदर एक क्या होता है भी? एक डर होता है, क्यों सूचना दें? यदि सूचना देंगे तो हम पुलिस के चक्कर में फंस जाएंगे। यदि कहीं पर एक्सीडेंट हो गया ना हमारे सामने, तो आम इंसान के हमारा फर्ज तो ये बनना चाहिए था कि उसको उठाएं हम, और हम कहाँ लेके जाएं? उसको हॉस्पिटल के अंदर लेके जाएं, वहाँ एडमिट करें, उसके बाद पुलिस को सूचना दें या नहीं दें, या हॉस्पिटल वाले अपने आप सूचना दे देंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, यार इसको यदि लेके गया तो पुलिस का चक्कर पड़ जाएगा बिना वजह, पुलिस पूछताछ करेगी, 100 क्वेश्चन पूछेगी, इससे अच्छा है कि नहीं करो। लेकिन कानून ने इस बात से हमें छूट दी गई है कि आप जो अपना ड्यूटी है ना, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। इसी तरह से यहां भी कहा गया है कि आपकी ड्यूटी ये है कि आपके पड़ोस में यदि घरेलू हिंसा हो रही है तो आपकी उसकी सूचना दो। आप यदि सूचना देते हो तो पुलिस आपको किसी भी तरह से तंग नहीं करेगी। इवन दो इनको बताया भी नहीं जाएगा घरेलू हिंसा की सूचना किसने दी थी, सीधा पुलिस आ धमकेगी तब पता चलेगा पुलिस कहां से आ गई, ठीक है ना। तो इस बात को मैंने क्या कहा, पुलिस आपको तंग नहीं करेगी। इसी बात को कानूनी भाषा के अंदर लिखा जाता है कि सूचना देने वाले व्यक्ति का न ही किसी प्रकार का सिविल दायित्व बनता है और न ही किसी प्रकार का आपराधिक दायित्व बनता है। सिविल दायित्व मतलब न ही पुलिस आपसे रुपए पैसे मांगेगी, आपराधिक दायित्व न ही पुलिस आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस लगाएगी, ठीक है ना। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यदि डीप क्वेश्चन पूछा गया तो यहां से आ सकता है। इंपॉर्टेंट आप लिखना क्या, सूचना देने वाला व्यक्ति
सूचना देने वाले व्यक्ति का न ही कोई सिविल दायित्व होगा और न ही कोई आपराधिक दायित्व। यदि डीप क्वेश्चन पूछा ना, उसने थोड़ा सा अंदर से पूछा, गहराई से पूछा, तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है भी? क्वेश्चन आ सकता है घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पुलिस को सूचना देने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित में से क्या होगा? नंबर 1 केवल सिविल दायित्व होगा, नंबर बी केवल आपराधिक दायित्व होगा, नंबर सी सिविल तथा आपराधिक दायित्व दोनों होंगे, नंबर डी न ही सिविल दायित्व होगा न ही आपराधिक दायित्व होगा। तो आपका उत्तर क्या होगा भाई? न ही उसका सिविल दायित्व बनता है और न ही उसका आपराधिक दायित्व बनता है। आज हमारी क्लास थोड़ी लंबी खिंच गई भाई, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। आज हमने जो समझा घरेलू हिंसा अधिनियम का जो बेसिक कंसेप्ट था, इसके अंदर काम आने वाली जो मेन बातें थी उसके बारे में हमने सीख लिया है। शायद 1 या 2 क्लास हमें और लगानी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। घरेलू हिंसा अधिनियम को बहुत अच्छे से करने के लिए हम इस अधिनियम को उस गहराई तक करने की कोशिश कर रहे हैं जहां तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछे जाने की संभावना हो सकती है, कल को या अगले किसी एग्जाम के अंदर पूछे जाने की संभावना हो सकती है। इवन तो यदि आप एसआई का एग्जाम भी देते हो ना, राजस्थान पुलिस के अंदर एसआई का यदि आप एग्जाम देते हो तो उसके लिए भी इतना ही जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ना आपके लिए काफी सफिशिएंट होगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यदि आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हो, क्लासेज पसंद आ रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ, यदि कोई भी दोस्त राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ भी हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।